ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सबसे पहले हैप्पी दशहरा एवरीवन। आई होप मजे मार लिए सबने शाम को। हैप्पी दशहरा सबको। स्टार्ट करते हैं अब क्लास। तो सब ये वाले क्वेश्चन करने हैं आज हमने चार। गेट स्टेयर पाथ्स विद प्रूनिंग एंड देन मैच स्टिक्स एंड देन ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। क्वेश्चन वैसे तीन ही है, बट मेरे को तो लग रहा है तीन भी हो जाए वो भी बहुत है। ठीक है, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट शायद ही हो पाए क्योंकि मैच स्टिक्स टू स्क्वायर काफी सही क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के हिसाब से। ठीक है, नॉट जस्ट आप लोगों के हिसाब से, वैसे भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। एंड क्योंकि यहाँ पर मतलब बेसिकली अभी हम 10 क्वेश्चन कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो सकता है इनिशियल स्टेज में समझना है इसे। खैर अब बताओ होमवर्क किसने करा है? किसने करा है होमवर्क? मैंने बोला था गेट स्टेयर पाथ्स का कोड करना है और प्रिंट स्टेयर पाथ्स के दोनों रिकर्शन ट्री एक बारी खुद से बनाने हैं। बताओ किसने करा है? पार्शियल भी कराओ चाहे पूरा ना भी कराओ। जिसने नहीं करा वो भी बता दो चैट में एक बारी। करा है या नहीं करा सब लोग बता दो। बता दो एक बारी चैट में बता दो सब लोग। किया है या नहीं किया? नहीं भी किया तब भी बता दो, किया है तब भी बता दो। मतलब मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कितने लोग करके आए हैं, उस हिसाब से करवाऊंगा फिर मैं। इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। ओके गौरव, बढ़िया। ठीक है विवेक, और लोग? एक मंथ पहले किया था। ठीक है, कोई नहीं। पार्शियल। ठीक है ठीक है। ट्राई तो करा है ना एटलीस्ट, मतलब ऐसे कम ही लोग होने चाहिए जिन्होंने बिल्कुल ही ट्राई नहीं करा। एंड जिन्होंने बिल्कुल ही ट्राई नहीं करा, कोई बात नहीं, ट्राई करो। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, ट्राई करो। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था यार, मैं कोई डांटने थोड़ना वाला हूँ बैठ के। मैं आपको डांट भी नहीं सकता, इतने लोग तो आप मेरे से बड़े ही हो वैसे भी। ठीक है ना, मतलब हम वो है कॉलेज वाले मास्टर जी भी नहीं है, ठीक है ना, तो डांटना वाटने का कुछ सीन नहीं है यहाँ पे। सिंपल है, मतलब बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग करोगे जितना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब हम। गेट स्टेयर पाथ्स ये क्वेश्चन है, तो हमने कल प्रिंट स्टेयर पाथ्स देख लिया था, तो क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। जो बेसिक हमारा क्वेश्चन में जो हमें करना था वो तो सेम ही है अभी भी। पहले हमको क्या करना था, हमको सारे के सारे पाथ चाहिए थे। ठीक है, पर हमको सिर्फ प्रिंट करने थे, वो चाहिए नहीं थे। ठीक है, हम लोगों को किसी लिस्ट में भर के रिटर्न नहीं करने थे। ऐसा कुछ काम हमें नहीं करना था, बस हमने क्या करा था, वो सारे के साथ सारे पाथ्स को प्रिंट करवा लिया था हमने। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब हमको अगर आप देखो यहाँ पर एक एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में भर के ये सारे के सारे पाथ्स रिटर्न करने हैं। तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं सबसे पहले, तो क्या था। ये वही डायग्राम कल वाला वापस आ गया है। कुछ भी नहीं है यार, क्वेश्चन वही है। मैंने कल बताया था कि क्वेश्चन एक्चुअली में तो जीरो से ऊपर जाने का है, लेकिन जो पाथ्स हैं, नंबर ऑफ पाथ्स हैं, और जो मतलब पाथ भी है, देखो दो चीजें, नंबर ऑफ पाथ्स और एक है जो एक्चुअल पाथ है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ जंप। जैसे कि अगर मेरे को 4 से 0 जाना है तो क्या पाथ है, 1 1 1 1 एक पाथ है। और 0 से 4 जाने के लिए भी ये पाथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 4 से 0 आने के लिए मैं 2 2 का पाथ ले सकता हूँ, 0 से 4 जाने के लिए भी 2 2 का पाथ ले सकता हूँ। 4 से 0 जाने के लिए मैं 3 1 का ले सकता हूँ। एंड ये सेम पाथ मैं 0 से 4 जाने में भी ले सकता हूँ। 4 से 0 जाने में मैं 1 3 ले सकता हूँ। ये सेम पाथ मैं 0 से 4 जाने में भी ले सकता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि यार हर जगह स्टैंडर्ड आपको किसी यूट्यूब वीडियो में, किसी सोल्यूशन में, मैक्सिमम हर जगह आपको ऊपर से नीचे आते हुए ही सोल्यूशन मिलता है। इसलिए मैंने भी ऊपर से नीचे वाला करवा दिया। हालांकि मैंने बोला था कि नीचे से ऊपर जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बस बेस केस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो आपको सोचना है। तो अगर आप लोग, किसी ने बोला नहीं, मैंने भेजा नहीं। अगर कल कोई अनऑफिशियल वाले ग्रुप पे बोल देगा कि ऊपर मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला तरीका भी भेज दो एक बारी, तो मैं कोड भेज दूंगा, मैं क्लास में वो डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, अब सिंपल बात, क्वेश्चन वापस रिकॉल करते हैं। आप nth स्टेयर पे खड़े हो, एन आपको 4 दिया है इस बार, आप nth स्टेयर पे खड़े हुए होगे। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको 0 वाले लेवल पर पहुंचना है, जैसे कि जमीन पर आपको पहुंचना है।
इससे नीचे नहीं चले जाना, जमीन के नीचे नहीं चले जाना, जीरो पर ही पहुंचना है। डेस्टिनेशन आपकी ये है, सोर्स आपका ये है। और तीन तरीके की जंप्स पॉसिबल है, या तो आप वन साइज की जंप लगा सकते हो, या टू साइज की जंप लगा सकते हो, या थ्री साइज की जंप लगा सकते हो फ्रॉम एनी स्टेयर। मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, वन पे खड़ा हूँ, तब भी मेरे पास तीन तरीके की पॉसिबल जंप्स हैं। हालांकि कल हमने देखा था कि क्या हमको तीनों जंप्स लगानी चाहिए, वन पे खड़े होकर वन साइज की जंप तो लगानी चाहिए, बट क्या टू की भी लगानी चाहिए, क्या थ्री की भी लगानी चाहिए, ये हमने कल देखा था कि हम लोगों ने प्रूनिंग कर दी थी। अभी रिपीट होगा प्रूनिंग वाला कंसेप्ट, इसलिए मैं इसकी बात ज्यादा नहीं कर। तो चलो हम वैसे ही सोचते हैं, बट इस बार हमको थोड़ा गेट वाले तरीके से सोचना है। देखो लास्ट टाइम हमने प्रिंट के तरीके से सोचा था, क्या कि एक क्वेश्चन है और एक आंसर बना रहे हैं हम जाते हुए अपना आंसर बनाते थे। अब मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा प्रिंट की तरीके से सोचो। तो प्रिंट की तरीके में ना थोड़ा सा वो आ जाता है यार, एक्सपेक्टेशन फेथ वगैरह वाले खेल आ जाते हैं। तो कोई मेरे को बताएगा कि फेथ क्या रखूं, एक्सपेक्टेशन पहले बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन मैं बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन ये है कि यार अगर मैं आपको इस फंक्शन में एन दे दूं, एन इज इक्वल टू 4 पास कर दूं, सॉल्व नाम का फंक्शन मान लो, कोई भी फंक्शन मान लो, मतलब मान लो यहाँ पर जैसे आपको गेट स्टेयर पास नाम का दे रखा है, कोई भी मान लो, मैं एस नाम के फंक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें इक्वल टू 4 पास कर दूं, तो आपको एक एरे लिस्ट मिलेगी। उस एरे लिस्ट में स्ट्रिंग होगी, और वो स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग क्या है, पाथ है, 4 से लेके 0 तक का। जैसे एक वैलिड पाथ दिखा दूं अगर मैं, तो वो 1 1 1 1 है, ठीक है। फिर वन से ही खत्म होने वाले, मतलब वन से ही स्टार्ट होने वाले और पाथ दिखाऊं, तो एक साइज की जंप लगाने के बाद मैं दो साइज की जंप लगा सकता हूँ, और फिर से एक साइज की लगा सकता हूँ, एक ये वैलिड पाथ भी है। फिर अगर मैं एक साइज की जंप लगा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली तीन की भी लगा सकता हूँ। नाउ अगर मैं दो साइज की जंप लगा रहा हूँ, तो उसके बाद मैं दो वन वन साइज की जंप भी लगा सकता हूँ। अगर मैं दो साइज की जंप लगा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, एक दो साइज की जंप भी लगा सकता हूँ, ठीक है। और बस दैट्स इट। अगर मैं तीन साइज की जंप लगा रहा हूँ, तो मैं एक ही साइज की जंप लगा पाऊंगा, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से इतने ही पाथ हैं, बाकी देख लेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, कोई एक मिस हो रहा है शायद। कौन सा पाथ मिस हो रहा है, कोई बता सकता है? कोई एक पाथ शायद इसमें मिस हो रहा है। हाँ, 1 1 2 मिस हो गया ना, 1 1 2 मिस हो गया। जैसे 1 2 1 है, 2 1 1 है, तो 1 1 2 भी तो एक पाथ होगा। तो ये वाला पाथ है 1 1 2, ठीक है, कि दो जंप पहले आप वन की लगा लो, और उसके बाद एक टू की लगा लो। तो ये सारे हमारे पाथ, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर इस फंक्शन में आप n इक्वल टू 4 देते हो, तो आपको ये वाली एरे लिस्ट मिल जाएगी, मतलब 4 से लेकर 0 तक के सारे पाथ आपको मिल जाएंगे। अब मेरे को कोई बताओ आप में से कि मैं फेथ क्या रखूं, और उस फेथ से साथ में मीटिंग एक्सपेक्टेशन विद फेथ भी बताना, कि उस फेथ से हम आंसर कैसे बना पाएंगे। थोड़ा सोचो, बताओ। इसमें फिर ये रख सकते हैं कि एक एरे लिस्ट लें जिसमें हम्म। हम जिसमें हमने वन एक जंप करी, तो वो रिकर्शन हमें, जब हमने एक जंप करी हमें सारे पार्ट्स दे देगा। हमने दूसरी जंप करी, एक एरे में हमें वो सारे पार्ट्स दे देगा। जब हमने हम्म। दूसरी जंप करी उसके बाद हम्म। हमने तीसरी जंप करी, फिर हमें सारे पार्ट्स दे देगा हम्म। हमें तीसरी जंप करने के बाद। हम्म। अब हमें बस उसमें पहले में वन ऐड करना पड़ेगा, दूसरी में टू ऐड कर देंगे, तीसरी में थ्री ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बताया है। फिर यही है यार, फिर क्या है, देखो हमको बोला यार तीन तरीके की जंप्स पॉसिबल है, आप एक साइज की जंप भी लगा सकते हो, आप दो साइज की जंप भी लगा सकते हो, और आप तीन साइज की जंप भी लगा सकते हो। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। फेथ क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पर फेथ, बहुत ध्यान से देखना, फेथ है। फेथ ये है कि यार अगर मैं n-1 के लिए कॉल करूंगा, तो मेरे को एरे लिस्ट भर के मिल जाएगी। n-2 के लिए कॉल करूंगा, तब भी एरे लिस्ट भर के मिल जाएगी। n-3 के लिए करूंगा, तब भी मिल जाएगी। साफ मतलब ये है, भाई देखो, nth सीढ़ी से 0th सीढ़ी का रास्ता आपको जानना है, पर मैं ये फेथ कह रहा हूँ n-1th सीढ़ी से 0 सीढ़ी का रास्ता मैं जानता हूँ, n-2th से 0 का रास्ता मैं जानता हूँ, n-3th से 0 का रास्ता मैं जानता हूँ। ये मेरा फेथ है। तो देखते हैं क्या है। मेरे फेथ के हिसाब से अगर मैं n-1 पे खड़ा हूँ, यानी मैं 3 पे खड़ा हूँ, तो 3 से बताएगा कोई मेरे को रास्ते, 3 से लेके 0 तक के? या चलो रुक जाओ, मत बताओ, मैं खुद ही करता हूँ। 3 से लेकर हमको 0 तक के रास्ते करने हैं। तो यार एक रास्ता तो यही है कि 1 1 1, तीनों जंप एक साइज की ले लो। भाई यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 1, पहुंच गए आप 0 पे। ओके, फिर वन साइज में ही आप डायरेक्टली एक साइज की जंप ले लिया अब आपने, आप ऊपर पहुंचे, अब डायरेक्टली आप दो साइज की जंप लगा दो, डायरेक्टली दो साइज की जंप लगा के पहुंच जाओगे। और एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है, टू साइज की जंप लगाओ पहले, फिर वन साइज की जंप लगा लो, एक तरीका ये भी है। एंड फाइनली एक तरीका है, डायरेक्टली तीन साइज की जंप ही लगा लो ना, थर्ड सीडी पे खड़े हो, डायरेक्टली तीन साइज की जंप लगाओ, 0 पे पहुंच गए। अब टू से देखते हैं, n-2 इज बेसिकली, एन यहाँ पे 4 लेके चल रहा था मैं, तो देखो n-1 वॉज 3, यहाँ पर ये 2 था और ये 1 था, n-2 इज 4 - 2, क्योंकि मैंने n को 4 लिया हुआ था। तो अगर मैं सेकंड सीडी से बात करूं,
तो सेकंड सीढ़ी से कितने पाथ बनते हैं। अगर मैं पहले एक साइज की जंप वाले की बात करूं तो एक जंप और एक जंप, बिल्कुल ठीक है, तो 1 and 1 का पाथ बन गया है। फिर अगर मैं 2 साइज की जंप लगाता हूँ तो 2 साइज की जंप लगा के तो मैं डायरेक्टली पहुंच गया, एंड बस, इसके अलावा तो कोई पाथ बन ही नहीं रहा। अब अगर मैं n-3 की बात करूं, यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ 1 पे खड़ा हूँ, 4 - 3 तो 1 है, 1 पे खड़ा हूँ, तो यार एक ही पाथ पॉसिबल है, बस आप एक साइज की ही जंप लगा सकते हो और आप 0 पर पहुंच जाओ। ये मेरी फेथ है, ये मेरी फेथ है कि ये मेरे को मिल जाएगा। अगर मैं S(n-1) को कॉल करूंगा तो इस तरीके की एरे लिस्ट मेरे को मिल जाएगी भरी हुई। अगर S(n-2) को कॉल करूंगा तो एक ऐसी एरे लिस्ट मेरे को भरी हुई मिल जाएगी। S(n-3) को कॉल करूंगा तो ऐसी एरे लिस्ट मेरे को भरी हुई मिल जाएगी। दिस इज माई फेथ। अब मीटिंग एक्सपेक्टेशन विद फेथ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। ये हमारा फेथ था। तो मैंने बोला यार एक आंसर नाम की एरलिस्ट बना लेते हैं। ये आंसर नाम की एरलिस्ट मैंने बना ली, आंसर नाम की अपनी एरलिस्ट बना ली। अब क्या कह रहा हूं मैं, देखो सिंपल बात है यार, आपको n-1 सीढ़ी से, n-1 क्या है 3, थर्ड सीढ़ी से जीरो सीढ़ी जाने के सारे रास्ते पता है। बहुत बढ़िया। तो मेरे को एक चीज और पता है क्या, कि यहां से जब मैं थर्ड सीढ़ी पे हूं, भाई थर्ड सीढ़ी से जीरो सीढ़ी पे जाने के रास्ते पता है। मेरे को ये भी तो पता है कि चौथी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी कैसे जाया जा सकता है, 1 साइज की जंप लगाकर। तो यानी कि जितने भी पाथ होंगे तीसरी सीढ़ी से जीरो सीढ़ी जाने के, ये सारे पाथ्स अगर मैं फोर्थ सीढ़ी से जीरो सीढ़ी के पाथ्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इन सब में मैं पहले फोर्थ सीढ़ी से थर्ड सीढ़ी पे आया होऊंगा, यानी मैंने एक साइज की जंप लगाई होगी। तो मैं इन सारे पाथ्स के पहले अगर एक 1 लगा दूं, अगर मैं इन सारे पाथ्स के पहले एक 1 लगा दूं तो क्या मेरे को फोर्थ सीढ़ी से जीरो सीढ़ी की जंप्स मिल जाएंगी। बता दो, सब लोग बताओ चैट में, क्या ये हो जाएगा। अगर मेरे को थर्ड सीढ़ी से जीरो सीढ़ी के सारे पाथ पता है तो मेरे को फोर्थ सीढ़ी से जीरो सीढ़ी के सारे पाथ निकालने हैं। तो यार फोर्थ से थर्ड जाना मेरे को आता है, एक साइज की जंप मार के जा सकते हैं, एंड थर्ड सीढ़ी के तो सारे पाथ ये रहे। तो सिंपल है ना यार, इन सारे पाथ्स में आगे इनके, इनके पीछे नहीं, इनके आगे 1 लगा दो, इनके आगे 1 लगा दो, कि भैया पहले आपने 1 साइज की जंप लिया, आप थर्ड सीढ़ी पे पहुंचे, उसके आगे का पाथ ये है। बताओ, क्या सबको समझ में आई ये वाली चीज, चैट में बताओ। ओके, तो यही हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या है जी, इन सब के आगे 1 लगाओ, इन सब के आगे 1 लगाओ और इनको ऐड कर लो अपने आंसर में, तो 1 1 1 1। फिर जो 1 2 था उसके आगे 1 लगा के 1 2 हो गया। फिर ये 2 1 था, इसके अभी आगे भी एक 1 लगा के 2 1 बन जाएगा। इसके आगे भी 3 के आगे भी एक 1 लगा के 1 3 बना। अब हमारे को पता है सेकंड सीढ़ी से जीरो सीढ़ी पे कैसे जाना है, सेकंड सीढ़ी से जीरो सीढ़ी पे कैसे जाना है वो मेरे को पता है। अब हमको क्या करना है, फोर्थ से सेकंड पे आना है, फोर्थ से सेकंड पे आना है। तो कैसे आ सकता हूँ, क्या क्या तरीके हैं फोर्थ से सेकंड पर आने के, फोर्थ से सेकंड पर आने के क्या क्या तरीके हैं बताओ। मेरे को सेकंड सीढ़ी से जीरो सीढ़ी के रास्ते पता है, तो मेरे को फोर्थ से जीरो के निकालने हैं अगर, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं वो नहीं पूछ रहा, मैं अभी आपसे बस ये पूछ रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी तरीके से चौथी सीढ़ी से पहले दूसरी सीढ़ी पे पहुंच जाऊं, क्योंकि दूसरी से जीरो तक के बाद तो गिरे मालूम है मेरे को। तो चौथी से दूसरी पहुंचने के कितने तरीके हैं बताओ, कितने तरीके हैं फोर्थ स्टेयर से सेकंड स्टेयर पे। अच्छा, मतलब जिन लोगों ने पढ़ रखा है वही ऑब्वियसली ये बोल रहे हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्यों लगाएंगे, टू ही क्यों लगाएंगे, इसके आगे टू ही क्यों लगाऊंगा। मैं एक जंप लगाकर पहले 3 पर पहुंचू, फिर एक और जंप लगाकर 2 पर पहुंचू, 2 पर तो ऐसे भी पहुंचा जा सकता है। बताओ, देखो मैं, मेरा क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन ये है, आपने थर्ड सीढ़ी समझ लिया यार, आपके पास थर्ड स्टेयर से जीरो स्टेयर जाने के रास्ते थे, तो थर्ड स्टेयर तक, फोर्थ स्टेयर से थर्ड स्टेयर तक पहुंचने का तो एक ही रास्ता था, 1 साइज की जंप लगाकर पहुंच जाओ। तो मैंने यार इन सबके आगे 1 लगा दिया, इन सबके आगे 1 लगा दिया, तो मेरे को फोर्थ स्टेयर से जीरो स्टेयर के कुछ रास्ते मिल गए। अब बाकी के रास्ते मैं कह रहा हूँ सेकंड स्टेयर से जीरो स्टेयर जाने के रास्ते मेरे को मालूम है, उनके आगे आप लोग कह रहे हो कमेंट में या चैट में, आप लोगों ने लिखा अभी कि 2 लगा दो इसके आगे, क्यों लगाऊं मैं पूछ रहा हूँ कि 4 से 1 की जंप लगाकर और फिर 1 की जंप लगाकर भी तो मैं 2 पर पहुंच सकता हूँ, आप ये क्यों कह रहे हो डायरेक्टली 2 ही लगा दो, कोई रीजन है डायरेक्टली 2 लगा दे।
देखो डायरेक्टली टू इसलिए लगाना है, डायरेक्टली टू क्यों लगाना है समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर वन लगाता हूँ और फिर एक और वन लगाता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ यार टू वाले पाथ, तो देखना ध्यान से, एक बारी ध्यान से सोचना आप। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसके आगे एक वन लगाओ और इसके आगे एक और वन लगाओ और अब ये टू वाला पाथ कॉपी कर लो, क्या ये रिपीट नहीं हो जाएगा अगर मैं इसके आगे वन लगाता हूँ तो? अगर मैं इसके आगे वन लगा चुका हूँ पहले ही पिछले वाले केस में और इसके आगे दो वन लगा के कंटिन्यू करूं, तो क्या यहाँ पर पाथ रिपीट हो जाएंगे? बताओ। देखो यहाँ देखो, इनके आगे वन लगाया तो ये पाथ बना। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर टू लगाने के बजाय मैं दो वन भी तो लगा सकता हूँ, क्योंकि चार से दो पर पहुंचने का रास्ता एक ये भी तो है, एक वन की जंप और एक और वन की जंप। तो अगर मैं दो वन लगा दूंगा तो दिक्कत क्या है यार, ये देख लो ये रिपीटिशन ही तो है पाथ की। क्या दिक्कत समझ में आ रही है आपको? बताओ। और लोग? ठीक है, तो देखो दिक्कत ये है कि रिपीटिशन हो रही है, एक तो ये, और दूसरा यार मेरी फेथ ये थोड़ी ना थी, मेरी फेथ तो सिंपल थी कि मैं दूसरी से जीरो सीढ़ी के सारे रास्ते जानता हूँ। तो मैं दूसरी पर ऐसे थोड़ा ना पहुंचूंगा, दूसरी पर मैं डायरेक्ट ही पहुंच जाऊंगा, दूसरी पर मैं पहुंच जाऊंगा, डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा, ये मैंने मान रखा है। और फिर सेकंड से जीरो के मैंने ये निकाल रखे हैं। तो अगर डायरेक्ट पहुंचना है सेकंड पे तो एक ही तरीका है, चार से दो साइज की जंप लगा दो। बट ये तरीका समझने का बेटर नहीं है, बेटर तरीका यही है कि अगर आप चार से एक साइज की जंप लगाकर एक साइज की जंप लगाकर ऐसे यहाँ पर टू पर पहुंचते हो, तो आप देखोगे यहाँ पर आप दो वन लगा दोगे, और जब आपने यहाँ पर पहले ही वन लगा रखा होगा तो ये तो आपकी रिपीटिशन हो जाएगी। तो रिपीटिशन हमें नहीं करनी है, सिंपल है। अगर मेरे को सेकंड सीढ़ी से जीरो सीढ़ी जाने के सारे रास्ते मालूम है और मेरे को फोर्थ सीढ़ी से जाने के निकालने हैं, तो मैं कहता हूँ यार दो साइज की जंप लगाकर आप सेकंड सीढ़ी पर आए होगे, बाकी सेकंड सीढ़ी से जीरो सीढ़ी जाने के पाथ ये रहे। तो सिंपल है ना, आप क्या करो इन पाथ्स के आगे टू लगा दो। तो क्या करो, आपने टू लगा दिया और फिर इस पाथ को कॉपी कर दिया। फिर आपने क्या करा होगा, इसके आगे टू लगाया होगा इसके आगे और बाकी के पाथ को कॉपी कर लिया होगा, तो यानी यहाँ पर एक टू लगा दिया, यहाँ पर टू लगा दिया। सिमिलरली अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं कहूंगा यार अगर आपको फर्स्ट सीढ़ी से जीरो सीढ़ी जाने के सारे पाथ मालूम है, फर्स्ट सीढ़ी से जीरो सीढ़ी जाने के सारे पाथ मालूम है, मेरे को फोर्थ से जाना है, तो मैं क्या करूं भाई, फोर्थ से फर्स्ट कैसे पहुंचूंगा, तीन साइज की जंप लगा के पहुंच जाऊंगा। तो तीन साइज की जंप लगा के पहले फर्स्ट पे पहुंच जाओ, बाकी का पाथ तो आपने पहले से पता कर ही रखा है, बाकी का पाथ तो ये रहा। इस पाथ से पहले जो आपको काम करना है वो क्या है, तीन साइज की जंप लगाकर पहले वन पर पहुंच जाना है। तो सिंपल है, जितने भी पाथ यहाँ पर है उनमें तीन साइज की जंप लगा लो, तीन साइज की जंप ऐड कर दो और फिर इस पाथ को कॉपी कर दो। तो इस पाथ को मैंने कॉपी कर दिया। दीज आर ऑल द पाथ्स, ये हमारे सारे के सारे पाथ हैं। तो मीटिंग एक्सपेक्टेशन फेथ विद फेथ कैसे करेंगे, पहले तो हमको एक्सपेक्टेशन समझ में आ गई, फेथ हमने कहा है n-1 n-2 और n-3 से हम फेथ लगाकर तीन एरे लिस्ट मंगवा लेंगे। जो n-1 से एरे लिस्ट आई होगी उसके आगे हम वन ऐड कर देंगे सारे पाथ्स में, n-2 से जो आई है उसके आगे हम टू ऐड कर देंगे, n-3 से जो आई है उसके आगे हम थ्री ऐड कर देंगे। बताओ क्या ये समझ में आई चीज? क्या ये पूरा प्रोसीजर आया समझ? हाई लेवल थिंकिंग है ये पूरी, अभी हमने कोई रिकर्शन ट्री नहीं बनाया, कोई लो लेवल थिंकिंग नहीं करी। और लोग? ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको कोड करते हैं। तो कोड अभी मैं हाई लेवल थिंकिंग के बेसिस पे ही करूंगा। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर इनपुट वगैरह भी लेना पड़ेगा, ले लेते हैं जल्दी से। स्कैनर SCN is new scanner system dot in, and then n scanner dot next in, एंड बस इनपुट तो यही लेना है और फिर अपने फंक्शन को कॉल लगानी है, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिजल्टेंट। भाई ये एरे लिस्ट रिटर्न करेगा फंक्शन, तो एक एरे लिस्ट में ही वैल्यू भरनी पड़ेगी, तो भर लेते हैं गेट स्टेयर पाथ्स। और अगर आप देखो एक ही पैरामीटर है सिर्फ n, वही पैरामीटर मैंने दे भी दिया, n को इनपुट लिया, n को एज अ पैरामीटर पास कर दिया, और इस फंक्शन से जो एरे लिस्ट मिली उसको अपने रिजल्टेंट वाली एरे लिस्ट में मैंने उठा लिया, एंड बस इसको प्रिंट करना है इसके बाद।
रिजल्टेंट वाली एरे लिस्ट को हमने बस प्रिंट कर, तो वो हमने ले लिया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि ये कोड कैसे लिखा जाए, रिकर्शन वाला कोड कैसे लिखा जाए। तो देखो सिंपल है, जो मैंने आपको बोला मीटिंग एक्सपेक्टेशन विद फेथ वगैरह जो हमने करा है वही हम करेंगे अभी भी। क्या करेंगे, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल आंसर वन मंगा रहा हूं मैं, ठीक है। स्मॉल आंसर वन क्या है, गेट स्टेयर पाथ्स ऑफ n-1, मतलब n-1 यानी थर्ड सीडी से आने वाले सारे पाथ मंगा लो। तो मेरा फेथ ये है कि यार ये यहाँ पर एक एरे लिस्ट में भर के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा हो भी रहा है, ऐसा मैंने माना है, ठीक है, फेथ है हमारी। फिर मैं ये भी मान रहा हूँ कि अगर मैं एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल आंसर 2 मंगवाता हूँ गेट स्टेयर पाथ्स ऑफ n-2 करके, तो यार वो भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि हम n-3 के लिए बात करेंगे, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल आंसर 3 इज गेट स्पेयर पाथ्स n-3, तो ये भी हो जाएगा। तो ये मैंने 3 एरे लिस्ट मंगवा ली अपनी फेथ के हिसाब से। अब इस वाली एरे लिस्ट में क्या करना है, वंस ऐड करनी है। इस वाली एरे लिस्ट में मतलब हर एक पाथ के आगे 1 ऐड करना है। तो देखो क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ फॉर ईच लूप लगाऊंगा, पर उससे पहले अपनी एक आंसर वाली एरे लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। तो ये है मेरा रिजल्टेंट इज न्यू एरे लिस्ट। तो सिंपल बात है यार, हमको क्या करना है, फॉर ईच पाथ दैट इज देयर इन दिस स्मॉल आंसर 1, हर एक पाथ जो स्मॉल आंसर 1 के अंदर है, जो इस वाली एरे लिस्ट से हमको मिलेगा, इस वाली कॉल से मिलेगा, उसके आगे क्या करना है, उसके आगे 1 ऐड करना है। तो क्या करो, अपने आंसर में जब आप स्ट्रिंग को ऐड करने जाओ तो पहले 1 ऐड कर लो एंड फिर वो वाला पाथ एज इट इज कॉपी कर लो, ठीक है। यही काम अब हमको स्मॉल आंसर 2 एंड 3 के लिए करना है। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जब स्मॉल आंसर 2 के लिए आप ये काम कर रहे हो, यानी इस 2 वाली कॉल के लिए कर रहे हो, तो 2 साइज की जंप लगी होगी और 3 साइज की जंप लगी होगी जब आपने 3 वाली के लिए काम करा है तब। अब यहाँ पर दो केस आएंगे फिर से, इफ यू रिमेम्बर कल वाली क्लास, तो 2 केस होंगे। एक हमारा पॉजिटिव बेस केस है कि अगर n 0 हो गया, भाई देखो सीधी बात है, 2 केस क्यों पॉसिबल है यहाँ पर 2 केस इसलिए पॉसिबल है, अगर मैं सेकंड सीडी पे खड़ा हूं और मैं सेक 2 जंप की कॉल लगा दूं, तो आप 0 पर पहुंच जाओगे, आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। तो यार ये केस है। दूसरा केस क्या है, मान लो मैं सेकंड स्टेयर पे खड़ा था और मैंने 3 की कॉल लगा दी, तब आप -1 में चले गए, आप पाताल में पहुंच गए, तो वो तो आपको करना नहीं है, आपको तो 0 पर ही पहुंचना है, आपकी डेस्टिनेशन 0 ही है, आपको उससे नीचे नहीं जाना था। तो कोड तो आपको उस केस में रोकना पड़ेगा, मतलब आपको अपना काम कंटिन्यू नहीं करते रहना, रिकर्शन कॉल में कंटिन्यू नहीं होना, ना ही जब आप n 0 पर पहुंच जाओ, ना ही जब आपका n नेगेटिव हो जाए, ठीक है। लेकिन n नेगेटिव होना इज समथिंग दैट वी डोंट वांट, इसलिए उसको हम नेगेटिव बेस केस कह रहे हैं, नॉट बिकॉज n नेगेटिव है तो नेगेटिव बेस केस नाम है। ये कल भी बताया था, नेगेटिव बेस केस यानी कुछ ऐसा जब मेरे को कोड रोकना पड़ेगा, नॉर्मल रिकर्शन फ्लो में नहीं चलूंगा। बेस केस तो वही होता है जब नॉर्मल रिकर्शन फ्लो में ना चल के रोकना पड़े कोड को, तो बेस केस तो है ये, पर नेगेटिव है क्यों, क्योंकि मैं चाहता नहीं ऐसा। अब मेरे को कोई बताओ कि इन दोनों केसेस में मैं क्या रिटर्न करूं, यहाँ पर एक एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करनी है मेरे को, क्या रिटर्न करना पड़ेगा, n नेगेटिव में एंड n 0। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है एंड इसकी एक्सप्लेनेशन तो आपको बहुत ही वो लगेगी वेग, कि क्या मतलब ये कैसी एक्सप्लेनेशन है। पहली बारी में मेरे को भी हजम नहीं हुई थी इसकी एक्सप्लेनेशन, किसी को भी नहीं होती, बट जिनको आता है वो भी बता सकते हैं। एन नेगेटिव में क्या करेंगे, एंड नेगेटिव में कोई पाथ होगा नहीं पहुंचने का, मतलब क्योंकि हम जमीन के अंदर आ चुके हैं, तो एम्प्टी आ नेगेटिव में हम रिटर्न कर देंगे सीधा, और n इज इक्वल टू 0 में हम साउट करके पाथ प्रिंट करा देंगे। n इक्वल 0 में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे, क्योंकि 0 से 0 पहुंचने का एक पाथ तो है ना। ठीक है। तो यही है, देखो नेगेटिव बेस केस क्या है, नेगेटिव बेस केसेस कि भाई आप कहाँ पहुंच गए, आप कहीं 0 से भी नीचे पहुंच गए, आज दशहरा है तो इसलिए हम पाताल में पहुंच गए लेट से, तो जहां पर भी पहुंच गए, पाताल वाताल जहां भी पहुंच गए आप, -1 -2 किसी भी आप लेवल पर पहुंच चुके हो जो 0 से नीचे है,
तो अब मेरे को बताओ, क्या जीरो पर जाना पॉसिबल है? जब आप जीरो से एक बार ही नीचे चले गए तो क्या जीरो पर जाना पॉसिबल है? बस इतना बताओ सब लोग चैट में। 12 लोग हैं मेरे अलावा, 12 के 12 का मैसेज आना चाहिए। अगर आप जीरो से नीचे पहुंच गए तो क्या कभी भी अब आप जीरो पर पहुंच पाओगे, डेस्टिनेशन पर पहुंच पाओगे? ओके, नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि हम नहीं पहुंच पाएंगे, अगर हम पहुंच ही नहीं सकते, तो यार एक बार आपका n नेगेटिव हो गया है, तो दिस इज द केस व्हेन नो पाथ एग्जिस्ट। पाथ क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर? पाथ मतलब कैसे डिनोट करा हुआ है? पाथ तो मैंने स्ट्रिंग से डिनोट करा हुआ है, एंड एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक पाथ तो होती ही है, चाहे ब्लैंक है, वो खाली है स्ट्रिंग। लेकिन स्ट्रिंग अगर आपने डाल दी अरे लिस्ट में, मतलब कोई पाथ तो है, कोई पाथ तो है। इसका मतलब अगर n नेगेटिव हो गया है तो यार कुछ नहीं डालना एरे लिस्ट में, कुछ नहीं डालना, एरे लिस्ट को खाली रिटर्न करना है। यहाँ पर बस रिटर्न न्यू एरे लिस्ट ऐसा लिखकर छोड़ दो, एरे लिस्ट में कुछ नहीं डालना। क्योंकि n नेगेटिव हो गया है तो आप कुछ भी कर लो, आप वापस जीरो पर नहीं जा सकते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जंप एक ही डायरेक्शन में लगा सकते हो। जंप देखो, आपके पास में एक तरीके से ये समझ लो, मैंने आपको अभी पूरे क्वेश्चन में बोल के चला कि आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब तीन ऑप्शन है। क्या? वन साइज की जंप लगा लो, टू साइज की जंप लगा लो, थ्री साइज की जंप लगा लो। आज मैं आपको चौथा एक ऑप्शन हिडन बता रहा हूँ। क्या? जंप लगाओ ही मत, ये भी एक ऑप्शन है। मान लो जंप लगाओ ही मत, ये भी एक ऑप्शन। अब जंप लगाओ ही मत वाला ऑप्शन, अगर मैं इनमें से किसी भी सीढ़ी में एक्सप्लोर कर दूं, 4 पे कह दूं जंप लगाओ ही मत, 3 पर कह दूं जंप लगाओ ही मत, 2 पर कह दूं जंप लगाओ ही मत, 1 पर कह दूं जंप लगाओ ही मत, तो कुछ फायदा होगा क्या मेरे को ये वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करने का? जंप लगाओ ही मत वाला ऑप्शन अगर मैं किसी भी और सीढ़ी पर जो ग्रेटर देन जीरो है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर अगर एक्सप्लोर कर दूं, तो क्या मेरे को कोई फायदा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं वहीं का वहीं खड़ा रह जाऊंगा ना यार। मेरे को तो जीरो सीढ़ी पे जाना है, मेरे को तो डेस्टिनेशन पर जाना है। जंप लगाओ ही मत वाला ऑप्शन इज यूजलेस इन दिस केस, अगर मैं जीरो पर नहीं पहुंचा हूं अभी। तो क्योंकि आप 4 पर खड़े होकर अगर कहते हो मैं जंप ही नहीं लगा रहा, मत लगा भाई, यही खड़ा रह जाएगा, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए ये ऑप्शन हमने कहीं दिखाया ही नहीं, इससे पहले हमने कहीं ऑप्शन लगाया ही नहीं। यहाँ पर कोई हमने ऐसी रिकर्शन कॉल लगाई ही नहीं कि अगर हम जंप लगाए ही ना, एन पर ही खड़े रहे तो क्या होगा। नहीं भाई, एन पर खड़े ही नहीं रहेंगे। लेकिन जब मान लो आप 2 पर खड़े थे एंड आपने 2 साइज की जंप लगाई, आप जीरो पर पहुंचे। जब जीरो पर पहुंचे हो, अब आप ध्यान से सोचो, आप डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हो, बट ये तीन ऑप्शन अब आपके लिए गलत हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आप एक्सप्लोर करते हो तो आप नेगेटिव चले जाओगे। पॉसिबल नहीं है आपका डेस्टिनेशन पर वापस आना। बट ये ऑप्शन बचा है जो आपने एक्सप्लोर नहीं किया, एंड इस बार ये ऑप्शन एक्सप्लोर करने का फायदा है। आप क्या फायदा है? आप कहोगे जीरो से जीरो जाने का एक रास्ता है, वो है कुछ मत करो, खड़े रहो, एक भी साइज की जंप मत लगाओ। जीरो से जीरो जाने का एक रास्ता है, कुछ मत करो, खड़े रहो, एक भी साइज की जंप मत लगाओ। ये ऑप्शन सिर्फ हम n इज इक्वल टू जीरो पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप एक तरीके से ये समझिए। इससे पहले कभी भी एक्सप्लोर करने का बेनिफिट ही नहीं था। यहाँ एक्सप्लोर करने का बेनिफिट है। यहाँ एक्सप्लोर करने का बेनिफिट क्या है? वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर भी कहता हूँ कि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप 1 की कॉल नहीं लगा सकते, 2 की नहीं लगा सकते, 3 की नहीं लगा सकते, और कोई ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं। क्योंकि आपके पास अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? एक खाली एरे लिस्ट रिटर्न करनी पड़ जाएगी। वो तो सेम ही केस है, नेगेटिव बेस केस वाला। अगर वो कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, जब आप जीरो पर खड़े हो तो आप हिडन फोर्थ ऑप्शन एक्सप्लोर करो। वो क्या है? कुछ मत करो। अगर आप कुछ नहीं करोगे तब आप डेस्टिनेशन पर ही रहोगे, आपका फायदा है। जीरो से जीरो जाने का एक तरीका होता है, कभी कुछ नहीं करना। क्या ये चीज समझ में आई? ये वेग लग सकता है, ये ऑब्वियसली फालतू चीज लग सकती है, बट यही इसकी एक्सप्लेनेशन है। जीरो से जीरो जाने का यही तरीका है, आप कुछ मत करो। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ जी, सब लोग बताओ जल्दी चैट में। एंड प्लीज थोड़ा सा क्विक करा करो यार रिस्पॉन्ड, वरना आजकल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो रहे हैं क्लास में, आपने नोटिस करा होगा। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड जल्दी करो। ओके, तो ये हमने देख लिया भाई, फोर्थ ऑप्शन ही हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यानी कि हम कुछ नहीं कर रहे।
अगर कुछ नहीं कर रहे तो एक मार्ग तो है कुछ ना करना। देखते हैं वो क्या है। एरे एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिजल्टेंट इज न्यू एरे लिस्ट। अब भाई सिंपल बात है, अगर मैं एक साइज की जंप लगा रहा था तो मैं 1 ऐड कर रहा था पाथ में, 2 साइज की लगा रहा था तो 2 ऐड कर रहा था, 3 साइज की लगा रहा था तो 3 ऐड कर रहा था। अब 0 साइज की जंप लगा रहा हूं तो 0 ऐड नहीं करूंगा, बस कह दूंगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं, एक ब्लैंक स्ट्रिंग ऐड कर दी। ब्लैंक स्ट्रिंग डिनोट्स कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं वहीं खड़ा रहा। तो दैट्स इट। अब मैं इस लिस्ट को रिजल्ट कर मतलब रिटर्न कर दूंगा। तो नेगेटिव बेस केस में मैंने खाली अरे लिस्ट रिटर्न करी है और पॉजिटिव बेस केस में मैंने ये भर के रिटर्न करी है। अभी इसका बेनिफिट हम देखेंगे क्या है, जब ट्राई रन करेंगे तो समझ में आ जाएगी बड़ी चीज। कहाँ पर है, लाइन नंबर 45। ओके, यहाँ पर रिटर्न रिजल्टेंट भी तो करना है, रिटर्न रिजल्टेंट। तो चलता हुआ लग रहा है, एक बार ये सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। अब हम इसको कर रहे हैं ड्राई रन, और जल्दी से यहाँ पर आप सब लोग देख लो अब कि ड्राई रन क्या है इसका। ओके, तो मैं बस एस नाम का फंक्शन ले रहा हूँ, लेट से सॉल्व मैंने ले लिया, या गेट स्टेयर पाथ कुछ भी मान लो आप। एस नाम का फंक्शन ले लिया और एन ले लिया उसके अंदर पैरामीटर। तो एन मैंने मान लिया 4 है, अभी के लिए मैंने माना 4 है। ठीक है, तो 4 मान लिया तो 4 ही है, एस इज 4। तो पहला क्या कह रहा हूं मैं, भैया आप क्या करो, पहली कॉल लगाते हो आप, 4 ज्यादा हो जाएगा यार, 3 ले लेते हैं, एस को 3 ले लेते हैं, मतलब एन को 3 ले लेते हैं। तो एन 3 है, तो एस ऑफ 3 की बात कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहली लाइन क्या कह रही है, n-1 के लिए कॉल लगाओ, यानी कि यहाँ से अपना आंसर मंगवा रहे हो आप। तो आप पॉज लगा दोगे यहाँ पर कि एस ऑफ 2 से अपना आंसर मंगवा ले। ये क्या कहता है, ये कहता है एस ऑफ 1 से मंगवा ले, n-1 करते हो अगर आप तो एस ऑफ 1 से अपना आंसर मंगवा ले। फिर ये क्या कहता है, एस ऑफ n-1 विच इज एस ऑफ 0 से आंसर मंगवा ले। क्या n 0 हो चुका है, बिल्कुल n यहाँ पर 0 हो चुका है। अगर n 0 हुआ है तो क्या करो, एक नई एरे लिस्ट बनाओ, बना लीजिए। ये लो नई एरे लिस्ट बना ली, इसके अंदर एक खाली स्ट्रिंग ऐड कर दो, ब्लैंक स्ट्रिंग ऐड कर दो। तो ये लो ब्लैंक स्ट्रिंग ऐड कर दी और इसको रिटर्न कर दो। यहाँ पर ये रिटर्न कर दिया, लेट से इसका एड्रेस 4K था, यहाँ पर 4K रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये इस वाले फंक्शन के लिए यार स्मॉल आंसर 1 में स्टोर होगा। तो स्मॉल आंसर 1 में ये स्टोर हो रखा था। तो अब हमने क्या बोला, इसके बाद ना मैंने यहाँ पर बोल रखा है कि स्मॉल आंसर 2 को कॉल लगा दो। ठीक है जी, स्मॉल आंसर 2 को कॉल लग रही है, विच इज n-2 के लिए कॉल। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, इधर देखना, n-2 यानी 1-2 इज -1, तो एस ऑफ -1, यहाँ पर -1 के लिए कॉल लग गई। -1 के लिए कॉल लगी तो यार नेगेटिव चलेगा ही। आप इस वाले बेस केस में आ गए हो, तो इस केस में क्या करना है, एक खाली अरे लिस्ट बना के इसको रिटर्न कर दो सिंपली। तो यार यहाँ से जब मैं इसको रिटर्न करता हूँ तो क्या होता है कि स्मॉल आंसर 2 के अंदर तो यार क्या आ गया, एक खाली अरे लिस्ट ही आ गई। ओके जी, सेम। अब अगर मैं यहाँ पर कॉल लगाता हूँ एक और n-3 के लिए, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर 1-3 इज -2, तो फिर से क्या होगा, एक खाली एरे लिस्ट होगी जो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। मैं इसका रिकर्शन ट्री पूरा बनाकर नहीं दिखाने वाला, वो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हो जाएगा वो ड्राइवर। ठीक है, थोड़ा सा बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हमने जब रिटर्न करा तो वो स्मॉल आंसर 3 के अंदर वेरिएबल जाएगा। तो यार स्मॉल आंसर 3 के अंदर भी एक खाली एरे लिस्ट आ चुकी है जो हमने यहाँ पर बनाई थी। अब हमने क्या बोला, अपनी एक रिजल्टेंट नाम की एरलिस्ट बना लो। तो रिजल्टेंट नाम की एरलिस्ट बनाई, ये सारा इसके लिए चल रहा है, एस ऑफ 1 के लिए चल रहा है। तो रिजल्टेंट नाम की एरलिस्ट बना ली जो अभी खाली थी, अभी खाली थी। मैंने क्या बोला, स्मॉल आंसर 1 में जितने भी पाथ हैं उन सब में 1 ऐड करके रख लो भाई, 1 ऐड कर लो और बाकी का पाथ कॉपी कर लो, कर लिया। स्मॉल आंसर 2 में जितने भी पाथ हैं उन सब में 2 ऐड करने हैं, पर कोई पाथ है ही नहीं, ये लिस्ट खाली है। फॉर ईच लूप तो तब चलेगी ना जब इस लिस्ट के अंदर कुछ हो, इसमें कुछ पड़ा ही नहीं है तो ये लूप चलेगी ही नहीं, ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। सिमिलरली स्मॉल आंसर 3 के लिए क्या करना है आपको, तभी लिस्ट मतलब लूप चल पाएगी जब अगर इसमें एलिमेंट होता, इसमें एलिमेंट है ही नहीं तो ये लूप नहीं चली। ठीक है जी, तो बस रिजल्टेंट हमारा इतना बन के रह गया। एंड रिटर्न रिजल्टेंट जब हम करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से यार रिजल्टेंट रिटर्न होगा, और वो किसके अंदर, वो स्मॉल आंसर 1। तो इस वाले के लिए
इस वाले के लिए वो स्मॉल आंसर 1 में रिटर्न होगा, जिसके अंदर यहाँ पर ये आ रखा होगा, 1 आ रखा होगा इस तरीके से। ठीक है जी। अब अगर मैं इस सबको हटा दूं यहाँ से, क्योंकि हमको आगे की रिकर्शन कॉल दिखानी है, तो अब अगर मैं इसके n-1 की कॉल लगाई थी, अब n-2 की लगाई, तो मैं 0 पर पहुंच गया। तो अगर मैं 0 पर पहुंच गया हूं तो ये तो बहुत सही है यार। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक खाली एयर लिस्ट बनानी है, उसके अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग डालनी है। देख लो 0 वाले केस में लिस्ट बनाई, एम्प्टी स्ट्रिंग डाली और उसको रिटर्न करना है। तो जब मैं इसको रिटर्न करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, स्मॉल आंसर 2 के अंदर एक हमारे पास में इस तरीके की एयर लिस्ट आ चुकी होती है। अब स्मॉल आंसर 3 के लिए भी कॉल लगाएंगे, तो जब लगाते हैं तो यार यहाँ पर आ जाता है एस ऑफ -1। तो भैया -1 आ गया तो क्या करना है, एक एरे लिस्ट बनानी है खाली और बस उसको रिटर्न कर देना है। यानी यहाँ पर स्मॉल आंसर 3 के अंदर तो एक खाली एयर लिस्ट आ गई, दैट्स इट। रिजल्टेंट नाम का बनाओगे तो खाली एयर लिस्ट है। फिर क्या करना है, स्मॉल आंसर 1 में जितनी भी स्ट्रिंग है उनके आगे 1 अपेंड करो, 1 प्रीपेंड करो, सॉरी, मतलब 1 को पहले डालो, 1 को पहले डालो और फिर जो है स्ट्रिंग वो कॉपी कर लो, कॉपी कर ली। तो ऐसा करना है आपको। तो एक को कॉपी कर लिया, बस एक ही स्ट्रिंग थी तो कर दिया हमने। फिर इसमें जितनी भी स्ट्रिंग है उनमें पहले 2 डालो और फिर बाद में उनको कॉपी कर लो, तो भाई खाली थी तो ऐसा ही। इसमें जितनी भी स्ट्रिंग है उनके आगे 3 डालो, पर इसमें कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, तो यहाँ पर ये वाली लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगी अब। तो ठीक है, ये हो गया। रिटर्न रिजल्टेंट कर दो, रिजल्टेंट को मैंने रिटर्न करा। जब रिटर्न करा होगा तो यहाँ पर यार ये वाली चीज जो है ये स्मॉल आंसर 1 के अंदर आई। क्या चीज, 1 1, एंड यहाँ पर हमारा 2 बन के आया। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास में स्मॉल आंसर 2 क्या होगा, स्मॉल आंसर 2 फिर से कॉल निकाल कर लगा कर ही हमें पता चलेगा। तो इस तरीके से आगे काम होता जाएगा। मेरे को बता दो, क्या इतने से रिकर्शन ट्री से समझ में आ गया आपको कि कैसे काम हो रहा है दोनों के? भाई मेन तो यही था, नेगेटिव बेस केस एंड पॉजिटिव बेस केस दोनों देखने थे। तो क्या ये देख लिए, समझ में आ गया? पूरा कर लोगे रिकर्शन ट्री? बता दो यार चैट में। अब इतनी रिकर्शन तो पढ़ ली है, पूरा होना चाहिए ये। ठीक है, एंड प्लीज प्लीज पूरा कर लेना, छोड़ मत देना। ठीक है, मतलब होमवर्क के क्वेश्चन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में जो चीज हमने आधी छोड़ी है या आधी नहीं छोड़ी है, बट कंसेप्चुअली जितना मेरे को बताना था वो सब बता चुका हूँ। अब यार यही मैं करता रह जाऊंगा तो अगले क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी के लिए कह रहा हूँ ये घर से करना है और करना है ये, इसको छोड़ मत देना। ठीक है, पूरा ड्राई रन करके देखना, यहाँ पर आपकी 7 स्ट्रिंग आएंगी। इस वाले के अंदर जब रिजल्टेंट बनाओगे तो 7 स्ट्रिंग्स बननी चाहिए, जो हमने अभी पीछे देखी, ये वाली 7 स्ट्रिंग्स जो रिजल्टेंट की है। तो ये पूरा बना लेना ट्री। ठीक है, मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ अभी से। अब बस इसमें मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात आपको दिखानी है। क्या है वो, देख लो, खुद ही दिख रहा है। क्या मार्क करने वाला हूँ, क्या लगता है? रेड मार्कर उठा लिया है, क्या मार्क करूंगा, क्या मार्क करूँ? प्रूनिंग। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लो यार, ये नेगेटिव बेस केस है, ये नेगेटिव बेस केस है, ये भी नेगेटिव बेस केस है। भाई फालतू में क्यों काम कर रहे हो, जब आपको पता है कि जब आप जमीन के नीचे चले जाओगे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, मतलब जमीन के नीचे से आपको कभी भी आंसर नहीं मिलने वाला, पता है ना? तो फिर क्यों कॉल लगा रहे हो? ये कॉल भी लगा रहे हो, खाली एयरलिस्ट भी रिटर्न कर रहे हो, इतनी मेहनत करनी क्यों है? ये कॉल ही मत लगाओ, इसको प्रिवेंट करो। यानी कि यहाँ पर प्रूनिंग करी जा सकती है, दिख रहा है हमें। तो प्रूनिंग अगर मेरे को लगानी है तो बहुत सिंपल तरीका है यहाँ पे प्रूनिंग लगाने का, वो मैं दिखा देता हूँ क्या तरीका है। इसमें प्रूनिंग कैसे लगाएंगे, पहली बात तो हमको पता है, अगर हम प्रूनिंग लगाएंगे तो नेगेटिव बेस केस तो भैया हट जाएगा, नेगेटिव बेस केस का कोई काम नहीं है। अब हमको लगानी है प्रूनिंग, तो ठीक है जी, प्रूनिंग लगाते हैं। क्या कहूंगा मैं, अगर मेरा n ग्रेटर देन 0 है, अगर n ग्रेटर देन 0 है तो यानी एटलीस्ट मिनिमम वैल्यू 1 होगी, तो n-1 वाली कॉल में लगा पाऊंगा, n-1 वाली कॉल में लगा पाऊंगा, नो डाउट n-2 वाली भी लगा पाऊंगा, बट n-1 वाली तो लगा ही पाऊंगा ना, क्योंकि अगर n ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई उसकी, 1। तो अगर वो 1 है तो 1-1 करना 0 देगा, विच इज माई डेस्टिनेशन। मैं नेगेटिव नहीं जा रहा हूँ, तो मैं ये वाली कॉल लगा पाऊंगा, तो मैंने ये वाली कॉल लगाई। एंड इस कॉल में मैं दूसरा काम क्या करता हूँ, ये वाला सारा काम करता हूँ। तो ये वाला काम कर लेते हैं, कट करो इसको और यहाँ ले आओ। ठीक है जी, ये वाला काम यहाँ कर लूँ, दैट्स इट। फिर अगर मैं बात करूं, अगर n ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू उसकी 2 होगी,
तो यार मैं ये वाली कॉल तो लगा पाऊंगा ना। अगर मिनिमम वैल्यू 2 है तो n-2 करता हूं अगर मैं, तो क्या होगा, 2 - 2 विच इज 0। तो मैं पॉजिटिव ही, मतलब बेसिकली जीरो, जीरो इज पॉजिटिव बेस केस में हमारा, तो पॉजिटिव बेस केस पे ही पहुंचूंगा, नेगेटिव बेस केस पे नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये चेक लगा दिया। और फिर दूसरा काम क्या करता हूँ मैं, मेरे को इस एरे लिस्ट में से जितनी भी स्ट्रिंग है उनमें सब में 2 डालकर अपने आंसर में ऐड करना होता है। तो लो जी, वो तो कर लूंगा मैं, वो वाला काम मैं ऐसे कर लूंगा। ओके। फिर फाइनली अगर n ग्रेटर देन 2 है, अगर n ग्रेटर देन 2 है तो मिनिमम वैल्यू 3 हो गई। मिनिमम वैल्यू अगर 3 हो गई तो यार ये कॉल में लगा पाऊंगा, मिनिमम वैल्यू 3 पे ये वाली कॉल में लगा पाऊंगा। क्यों लगा पाऊंगा, क्योंकि 3 - 3 0 होगा, और मेरे को जो बेस केस है बेसिकली वो पॉजिटिव बेस केस पर ही पहुंचूंगा, n = 0 वाले पर ही पहुंचूंगा। तो ठीक है, ये चीज वैलिड है, ये मैं कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। दैट्स इट, यही करना था बस हमें। तो रिटर्न आंसर तो रहेगा ही रहेगा, और बस ये सब खाली जो स्पेस है ये हटा देते हैं थोड़ा, सही लगे कोड ताकि। तो बस कॉल लगाओ मत डायरेक्टली, कॉल लगाने से पहले कुछ चेक्स लगा लो। तो हमने प्रूनिंग यहाँ पर कर दी। अब अगर हम रन करें तो चलना तो सेम ही चाहिए जैसे पहले चल रहा था, एंड सबमिट करें तो सबमिट भी हो जाना चाहिए। प्रूनिंग से क्या बेनिफिट होता है कल बताया था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क नहीं पड़ता बट टाइम में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि काफी नंबर ऑफ रिकर्शन कॉल्स कम हो जाती है कई बार प्रूनिंग लगाने से। जब आप पूरा ट्री बनाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कितनी ज्यादा कॉल्स लग रही है एक्स्ट्रा प्रूनिंग की वजह से। तो वो सारी कॉल्स आपने हटाई दी, वो सारी रिकर्शन कॉल ही आपने नहीं लगाई। रिकर्शन कॉल जब लगती है तो फंक्शन कॉल स्टैक पर चढ़ता है, उस सब का टाइम इंक्लूड हो जाता है। भाई फंक्शन कॉल स्टैक पर चढ़ने में भी तो टाइम लेगा कुछ ना कुछ इंटरनली, तो वो सारा टाइम ही आपने हटा दिया क्योंकि आपने कॉल ही नहीं लगाई। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ प्रूनिंग। तो ये जो आपने करा है ये है विद प्रूनिंग, और पिछली बार आपने प्रूनिंग नहीं करी। बता दो सबको आ गया समझ? चैट एक में लिख दो क्वेश्चन यार। था मेरा, हाँ जी। अगर मेरे फॉर लूप्स हैं, अगर हम इन तीनों फॉर लूप्स को बाहर लिख दें, हाँ मतलब जी। तो भी तो कुछ सेम बात है या फिर कुछ फर्क पड़ेगा? लाइक आपने जो प्रूनिंग की है, मतलब जो हम्म। रिकर्सिव मॉड्यूल आई है -1 तो हम जो फॉर लूप को ना इंक्लूड करें उसमें, फॉर लूप को ना इंक्लूड करें, ये कह मतलब रहे फॉर हो? लूप को हम बाहर, हाँ जो फॉर लूप्स है ना, इसको हाँ, हम तीनों फॉर लूप्स को बाहर कर दिया अलग से, जैसे मतलब। तो स्मॉल आंसर वन जो है आपने बनाया ही इसके अंदर है सिर्फ इफ वाली कंडीशन के अंदर, बाहर से एक्सेस कैसे करोगे? हाँ सॉरी, ठीक है, ओके। ठीक। ओके, बाकी लोग बता दो यार एक बारी प्लीज, सब लोग समझ में आया? आकाश, अमीशा, गौरव, आदित्य, हीरम, अनस, आया समझ? विवेक, सूरज, सब लोग बताओ यार। ओके, तो बस यही है यार। प्लीज ये कर लेना, ये वाली चीज पूरी कर लेना घर जाके, छोड़ मत देना इसको। रिकर्शन ट्री पूरा करोगे तो बेटर चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो काफी इंटरेस्टिंग है, मैच स्टिक्स टू स्क्वायर। एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, तो इसमें पूरा ध्यान लगा लो। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो कि क्या है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो ये मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। तो ध्यान से करना है इसे, पहले तो पढ़ लो, 2 मिनट का टाइम ले लो, 3 मिनट का ले लो, हम 10-20 पे डिस्कस करेंगे इसको।
ठीक है, तो कोई मतलब समझा दो एक बारी क्वेश्चन में क्या करना है। कुछ बोल रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरे को। ठीक है, ओके सूरज, ये देखेंगे, यही देखना है हमें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो वो समझने की कोशिश करते हैं। जो सूरज आपने बोला है वो हम करेंगे, बट उतना काफी नहीं है। इट्स नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, तो देखते हैं यार क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दैट यू आर गिवन एन इंटीजर एरे matchsticks where matchsticks of I is the length of the ith matchstick. You want to use all the matchsticks. कंस्ट्रेंट है सारी मैचस्टिक यूज करनी है टू मेक वन स्क्वायर, स्क्वायर बनाना है आपको। यू शुड नॉट ब्रेक एनी स्टिक, किसी स्टिक को आप तोड़ नहीं सकते, किसी भी मैच स्टिक को तोड़ नहीं सकते। सारी मैच स्टिक यूज करनी है, और हर मैच स्टिक एक ही बार यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली जितनी दी है, अगर आपको 5 मैच स्टिक दी है तो इन शॉर्ट आपको पांचों मैच स्टिक यूज करनी है, किसी को तोड़ना नहीं है। और किसी भी मैच स्टिक को आप 2 बार यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपको 5 मैच स्टिक में से जैसे मान लो यहाँ पर 5 दे रखी है, तो ये वन लेंथ वाली अगर आपको 2 बार दी है तो आप 2 ही बार यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इतनी अनलिमिटेड सप्लाई है आपके पास, नहीं, जितनी दी है उतना ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और आपको स्क्वायर बनाना है। अगर आप स्क्वायर बना सकते हो मैच स्टिक्स को अरेंज करके, तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, वरना आपको फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे कि इस वाले केस में अगर आप देखो तो 1 1 2 2 2 ये हमारे पास में है। तो डबल वन एंड ट्रिपल टू, यानी कि 2 मैच स्टिक हैं 1 1 लेंथ की, और बाकी तीनों मैच स्टिक जो है वो 2 2 लेंथ की है। तो क्या करा, 2 लेंथ वाली को एक ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया, और 1 1 लेंथ वाली को एक दो को ऐसे रख के 2 लेंथ बना ली। तो चारों साइड की लेंथ 2 हो गई, तो स्क्वायर बना दिया आपने। बस दैट्स इट, सारी मैच स्टिक यूज भी हो गई, आपने किसी मैच स्टिक को तोड़ा भी नहीं, स्क्वायर बन गया। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन आया समझ में सबको? ओके, तो पहली चीज ट्राई करते हैं, पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। स्क्वायर क्या होता है? मैथ सबने पढ़ रखी है, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? चारों साइड इक्वल। ठीक है, एंगल 90 होते हैं, वो सब हमको बात क्या करनी है, हमको तो साइड बनानी है ना। तो बेसिक बात ये है कि यार फोर साइड्स शुड बी इक्वल, फोर साइड्स आर इक्वल। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचो, चारों साइड बराबर होनी चाहिए। तो थोड़ा सा अगर मैं सोचूं इस चीज को, इफ दिस इज अ स्क्वायर, अगर ये एक स्क्वायर है, तो इसकी ये साइड अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, एंड ये भी एक्स होगी। तो यानी कि जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 4x। ये तो फॉर्मूला ही होता है, पता है हमें, 4 साइड इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ये हमको क्यों बता रहे हो वापस? ये मैं आपका ये ध्यान देने के लिए, आप लोग ताकि ये ध्यान दो इसलिए बता रहा हूँ। 4x का मतलब होता है कि यार पेरीमीटर तो 4 से डिविजिबल होता है, पेरीमीटर 4 से डिविजिबल होता है। अब आपको क्या करना है, सारी की सारी मैचस्टिक, जितनी मैचस्टिक आपको दी है सारी यूज करनी है, किसी को तोड़ना भी नहीं है। तो इसका मतलब फुल लेंथ में ये सारी मैचस्टिक यूज होंगी स्क्वायर बनाने में। तो सिंपल है, सबका सम कर लो। अगर वो 4 से डिविजिबल आ रहा है तो स्क्वायर बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। क्या ये चीज समझ में आई? बताओ। आपको ये मैट्रिक्स दे रखी थी अगर 1 1 2 2 2, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप इनका सम ले लो, 1 + 1 + 2 + 2 + 2, क्योंकि पेरीमीटर तो यही बनेगा ना। अगर आप इन मैट्रिक्स से स्क्वायर बना सकते हो तो पेरीमीटर तो यही बनना चाहिए। तो पेरीमीटर यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा 8। अगर यार ये 4 से डिविजिबल आ रहा है, बहुत बढ़िया, स्क्वायर बन जाएगा। नहीं आ रहा 4 से डिविजिबल, तो स्क्वायर नहीं बनेगा। क्या ये सोल्यूशन सही है? बताओ। क्या ये सोल्यूशन सही है?
अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलना, अगर सिर्फ इतना सा ही सोल्यूशन होता तो क्या मैं इसको बोलता ये मुश्किल क्वेश्चन है? क्या मैं बोलता? क्या मैं ये, क्या लीड कोड पे मीडियम दिया होता ये? अगर इतना सा होता सिर्फ, तो इतना सा तो नहीं है, इतना सा तो नहीं है, सिर्फ इतना कर देने से हमारी बात नहीं बनेगी। एक तो ये तरीका है सोचने का कि भाई क्वेश्चन मीडियम दे रखा है, मैं भी स्टार्टिंग से कह रहा हूँ थोड़ा टफ क्वेश्चन है। दूसरा तरीका पता है क्या है? दूसरा तरीका है एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल कि भैया ऐसा कर देना, सिर्फ पेरीमीटर डिविजिबल बाय 4 है अगर, तो कह देना कि स्क्वायर बन जाएगा। ये गलत क्यों है, ये सोचते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं कह दूं यार मेरे पास में ना, मेरे पास में मैथस्टिक्स हैं 2 2 एंड 2, ये बना 6, एंड मेरे पास में एक और मैथस्टिक है 6, ये मेरे पास में 4 मैथस्टिक, ठीक है, ये मेरे पास में 4 मैथस्टिक्स हैं। तो मतलब ये 2 लेंथ की, ये भी 2 लेंथ की, ये भी 2 लेंथ की, ये 6 लेंथ की। तो लेट अस कैलकुलेट द पेरीमीटर। तो 2 and 2 4 and 2 6 and 6 12, तो 12, और 12 तो 4 से डिवाइड हो जाता है यार, 4 3 12 होता है। तो पेरीमीटर तो 12 से डिविजिबल है। अब मेरे को बता दो, क्या आप मैथस्टिक्स से, इन वाली मैथस्टिक्स से स्क्वायर बना सकते हो? बताओ, क्या स्क्वायर बनाना पॉसिबल है इन मैथस्टिक्स से? पेरीमीटर तो देख लो यार, 12 से डिविजिबल है। हाँ जी, सारे बताओ, क्या स्क्वायर बन सकता है इन मैथस्टिक्स से किसी भी तरीके से? 4 साइड बना सकता हूँ, 4 साइड चारों इक्वल हो, स्क्वायर बनाना पॉसिबल है क्या इन वाली मैथस्टिक्स से? पेरीमीटर डिविजिबल है 4 से, ये मैंने दिखा दिया। पेरीमीटर तो 4 का फैक्टर है, पेरीमीटर इज डिविजिबल बाय 4। बट क्या बन सकता है इससे स्क्वायर? एक ही यार, और भी आंसर करो, और लोग भी, एक ही ने आंसर करा है। नहीं बन सकता ना यार, देखो कैसे बनाओगे आप इससे स्क्वायर? एक साइड 2 साइज की, एक साइड 2 साइज की, एक साइड 2 साइज की, एक साइड 6 साइज की, बन गया क्या स्क्वायर? बन ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो नहीं बन सकता, क्योंकि 4 ही साइड स्क्वायर की होती है, 4 ही आपको मैचस्टिक दे दी है, मतलब आपको सारी मैचस्टिक को एक एक साइड पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप किसी मैचस्टिक को तोड़ नहीं सकते। ये तो हमने बोला ही है, किसी मैचस्टिक को नहीं तोड़ सकते। तो आपके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं है, चारों मैचस्टिक को एक एक साइड पे लगाना है। और आप देख लो यार, ये 2 की, ये 2 की, ये 2 की, और ये 6 की, तो स्क्वायर तो नहीं बन सकता। तो इसका मतलब आपका ये वाला जो सोल्यूशन था कि अगर हम पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करते हैं और वो डिवाइड हो जाता है तो स्क्वायर बनेगा, नहीं होता तो नहीं बनेगा, ये वाला फंडा तो गलत हो गया, ये वाला फंडा आपका रॉन्ग हो गया। हाउएवर 2 2 2 6 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पेरीमीटर जो है वो आ रहा है आपका 12 डिविजिबल बाय 12, सॉरी डिविजिबल बाय 4, स्टिल कैन नॉट फॉर्म अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिर्फ कह देना कि पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर हो गया 4 से डिवाइड तो स्क्वायर बन जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं बनेगा। ये गलत है। क्या गलत है इसमें? आधी स्टेटमेंट गलत है, आधी सही है। क्या? अगर पेरीमीटर 4 से डिवाइड नहीं होता तब तो स्क्वायर नहीं बनेगा, वो तो गारंटी है ही है। अगर पेरीमीटर यहाँ पे 8 की बजाय 9 हो जाए तो पक्का स्क्वायर नहीं बनेगा, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि पेरीमीटर 4x होता है। तो अगर पेरीमीटर 4 से डिविजिबल नहीं है तो पक्का स्क्वायर नहीं बनेगा, ये चीज तो कंफर्म है। लेकिन अगर पेरीमीटर 4 से डिविजिबल है तो हम कह नहीं सकते कि स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। तब डिपेंड करता है, तब हमें देखना पड़ेगा कि स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। क्या इतना समझ में आया सबको? यहां लिख देता हूं मैं, इफ पेरीमीटर इज नॉट डिविजिबल बाय 4, it is confirmed that square cannot be formed। तब तक चैट में बता दो, यहां तक चीज समझ में आई? However, if it is divisible by 4, we can't guarantee, we can't guarantee anything। हम कुछ गारंटी नहीं कर सकते कि बनेगा या नहीं बनेगा। वो क्यों? इस वाले एग्जांपल की वजह, मतलब वजह से हमने देख लिया।
वी कांट गारंटी एनीथिंग, ये आप इसी वाले एग्जांपल से देख सकते हो। ओके, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है इतना तो हमें पता चला, तो एक काम करते हैं, इतना कोड पहले लिखते हैं। देखो सबसे पहले एक कॉर्नर केस, अगर मैचस्टिक्स नाम का ये जो एरे मेरे को दे रखा है ये नल है, मतलब भाई आपको पता है कि ये तो रेफरेंस वेरिएबल ही होता है, इसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है, तो अगर ये नल है, या फिर यूं कह लूं कि मैचस्टिक्स की लेंथ जो है वो 0 है, भाई मैचस्टिक्स के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं पड़ा, या तो नल है या कोई एलिमेंट नहीं पड़ा है, सिंपल, तो भाई कोई मैचस्टिक ही नहीं है। अगर मैचस्टिक ही नहीं है तो स्क्वायर कैसे बनेगा, स्क्वायर नहीं बन सकता इस केस में, तो फॉल्स रिटर्न करूंगा मैं इस केस में। भाई आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी है, ट्रू या फॉल्स, स्क्वायर बन सकता है नहीं बन सकता, तो इस केस में तो नहीं बन सकता। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यार एक वेरिएबल ले लेता हूँ पेरीमीटर, पेरी नाम रखा मैंने सिर्फ 0 इनिशियली। क्या कह रहा हूं मैं, फॉर ईच लूप ना मैं एरे में भी लगा सकता हूँ, मैंने शायद बताया था, नहीं बताया तो अब देख लो, फॉर ईच लूप एरे में भी लग सकती है। तो फॉर ईच वैल्यू दैट बिलोंग टू दिस मैच स्टिक्स वाला एरे, पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा बस, ये आपका पेरीमीटर है। अब मैंने बोला यार कि अगर पेरीमीटर 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये कंफर्म बात है कि स्क्वायर नहीं बन सकता, पर अगर डिविजिबल है तो कुछ कह नहीं सकते, चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं इतना तो लिख सकता हूं कि अगर पेरीमीटर को मॉडुलस 4 करने पर 0 नहीं मिलता, यानी वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो पक्का आंसर फॉल्स ही है, तब आंसर पक्का फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि इस केस में ये यही वाला केस है कि भाई अगर मान लो पेरीमीटर ही 9 आ जाए तो यार पक्का आंसर फॉल्स है। क्यों कह रहा हूं मैं पक्का फॉल्स है, ये देख लो ना, पेरीमीटर 4x होता है, 4 से डिविजिबल होता है, मैथमेटिकल टर्म ही, मैथ्स ही कहता है कि पेरीमीटर 4 से डिविजिबल तो होगा ही हो, बट हर नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो स्क्वायर का पेरीमीटर हो इस वाले केस में, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हमको क्या करना है, इसके बाद अब हमको अपनी चीज लगानी है कि यार क्या हमारा जो पेरीमीटर है, मतलब क्या हमारा जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है उससे हम स्क्वायर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अब हमें ये वाली चीज लगानी है, अब बहुत ध्यान से देखना, अब रिकर्शन वाला पार्ट सारा स्टार्ट हो रहा है। तो जो एरे है वो मैं मान के चल रहा हूँ ये हमने ही लिया, सेम 1 1 2 2 एंड 2, 0 1 2 3 4। अब इतना तो पक्का था, अगर पेरीमीटर भाई 4 से डिविजिबल नहीं होता तो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर चुके थे, आगे बढ़ते ही नहीं। बट अब पेरीमीटर 4 से डिविजिबल है तो हमें सोचना है, तो अगर 4 से डिविजिबल होता है पेरीमीटर तो साइड की लेंथ क्या बननी चाहिए, एक साइड की क्या लेंथ बननी चाहिए। हाँ जी, अगर पेरीमीटर 4 से डिविजिबल है तो साइड लेंथ क्या होगी, एक साइड कितनी लेंथ की होनी चाहिए, पेरीमीटर बाय 4, सिंपल, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, सिंपल बात है। साइड की लेंथ पेरीमीटर बाय 4 ही तो है, अगर पेरीमीटर 4 से डिविजिबल है तो मतलब स्क्वायर बनाने की पॉसिबिलिटी है, तो साइड लेंथ आ गई पेरीमीटर बाय 4 करके, बहुत सिंपल। ये हमारी वो लेंथ है जो होनी चाहिए, जो स्क्वायर की लेंथ बननी चाहिए, तो स्क्वायर की लेंथ बननी है चाहिए, पर अभी हमने स्क्वायर नहीं बनाया है, तो हमारी सारी साइड्स 0 लेंथ की हैं अभी करंटली, उसको दिखाने के लिए मैं एक एरे बना रहा हूँ, साइड्स नाम का एरे बनाया मैंने, न्यू इंट ऑफ साइज 4। क्या मेरे को लूप लगाकर इसके अंदर 0 वैल्यू डालने की जरूरत है, ये डिपिक्ट करने के लिए कि सारी साइड्स की लेंथ 0 है, क्या मेरे को लूप लगाना पड़ेगा इसमें, नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरे बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यूज ही स्टोर करता है, इंटीजर एरे, यह हमें मालूम है, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यूज ही स्टोर्ड है। अब मैं यहाँ पर आपको फंक्शन का सिर्फ सिग्नेचर लिख के दिखा रहा हूँ, जो सिग्नेचर हमारा होगा वो क्या होगा। तो हम बात करने वाले हैं पब्लिक एंड बूलियन। मैंने आपको पहले बताया था कि रिकर्शन को बेसिकली आप आगे जाके जब ग्राफ पढ़ोगे तो आप डीएफएस नाम दोगे, तो मैं यहाँ पे डीएफएस ही बोल रहा हूँ इसको, आप चाहो तो कुछ भी नाम रख सकते हो, यहाँ पे सॉल्व वगैरह जो नाम रखना हो रख लो, मैं डीएफएस रख रहा हूँ। डीएफएस मींस डेप्थ फर्स्ट सर्च, फुल फॉर्म ये होती है, या डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल। तो रिकर्शन इज डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, यानी डेप्थ पहले एक्सप्लोर होती है, ऐसे जाता है रिकर्शन, ना कि ऐसे रेडियली नहीं जाता, विड्थ वाइज नहीं जाता, रिकर्शन ट्री में डेप्थ वाइज जाता है। तो ये हमने बात कर रखी है, तो डीएफएस नाम होता है रिकर्शन का, तो वही रख दिया मैंने, आप चाहो तो कुछ भी नाम रख सकते हो। और
तो यहाँ पर मैं क्या पास करूंगा, कुछ पैरामीटर्स पास करूंगा, मैं वो दिखा, मैथस्टिक्स नाम का पैरामीटर पास करूंगा, एक इंडेक्स नाम का पैरामीटर पास करूंगा। इंडेक्स क्या करेगा, मेरे को ये मैथस्टिक्स वाला जो एरे है इसमें ट्रैवर्स करने में मदद करेगा कि कौन सी मैथस्टिक मैंने करंटली उठाई है, कौन सी मैथस्टिक मैंने करंटली उठाई है, ये बताएगा इंडेक्स। फिर ये जो साइड्स, 4 साइड्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एरे बनाया है साइड्स वाला, एक मैंने वो उठा लिया, एंड एक मैंने उठा लिया साइड लेंथ, कि भैया कितनी लेंथ होनी चाहिए साइड की, मैंने वो उठा लिया। ये 4 पैरामीटर मेरे हैं। तो इफ आई सी हेयर, मैंने कहा यार फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर डीएफएस नाम रखा लेट से। तो मैंने क्या बोला, डीएफएस में क्या है, एक तो मैथस्टिक्स है, मैथस्टिक्स वाला एरे एम लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ एम लिख रहा हूँ अभी के लिए, मैथस्टिक्स वाला एरे है, ये हमारा एम एरे है, ये एज इट इज। एक है इंडेक्स, तो भैया इंडेक्स इनिशियली 0 होगा, इंडेक्स होगा इनिशियली 0। ठीक है, एक काम करते हैं इसको ना, बस 1 सेकंड दे दो। वो भी मेरा क्वेश्चन है। बोलो। आप इसमें कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि लाइक किसी भी 4 सबसेट्स का सम सेम हो जाए, तो स्क्वायर जितनी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनमें किन्हीं भी 4 सबसेट्स का सम सेम हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम बस स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर मतलब हम सारी मैट्रिक्स को प्लेस करेंगे, एंड जब सारी मैट्रिक्स प्लेस हो गई तो सारी साइड अगर बराबर है तो स्क्वायर बन गया। तो इनमें ये लॉजिक लग सकता है कि किन्हीं भी 4 सबसेट्स हैं, मतलब जैसे हमने जितने भी एलिमेंट्स इंक्लूड किए नहीं किए, जितने भी सब बने उनमें किन्हीं भी 4 सबसेट्स का जो सम है वो सेम हो जाए। 1 1 है तो 1 1 एक सबसेट बना, एक 2 बना, फिर एक अच्छा, और बना 2, तो 1 1 सेम, 1 1 का सम 2 हो गया। तो हाँ किन्हीं भी कर 4 सकते हो, सबसेट का सम सेम हो जाए। किन्हीं भी 4, लेकिन वो फिर पूरा मतलब सारी वैल्यूज कवर करते हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बेसिकली वैल्यू रिपीट हो जाए। समझे मेरी बात को, जैसे 1 1 हो गया तो अब आप 1 को दोबारा नहीं ले सकते किसी भी उसमें। हाँ हाँ, तो वो ठीक आपने है, कल कराया था जैसे, वो हाँ, वाला वो रिपीट नहीं होगा। डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, वो चेक भी हाँ रखना पड़ेगा। और सारी की सारी वैल्यूज कवर हो गई है, मतलब जब आपने सबसेट बनाए, एक 1 1 का बनाया, एक S2 का, एक S2 का, एक S2 का, तो एरे हाँ। में जितनी वैल्यूज थी वो सारी कवर हो जाए, तो ये सारे चेक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो जैसे आपने कल कराया था जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं आ रहे थे, हाँ उस हाँ तरह से सारी कवर हो जाएंगी और हम चेक भी कर लेंगे। जो आपने कल कराया था उसमें सारे सबसेट्स कवर हो जाएंगे फिर हाँ। विदाउट एनी डुप्लीकेट्स, हम्म। और हम हर सबसेट का सम निकाल लेंगे। ठीक है, और कोई भी 4 देख लेंगे जिनमें सेम आ रहा हो। विदाउट एनी डुप्लीकेट, उसमें ना यार, हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, बट अभी मैं थोड़ा अलग तरीके से करा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं ध्यान से क्या कर रहे हैं हम। मैंने कहा हम जो वो ले रहे हैं, पैरामीटर्स ले रहे हैं, वो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया ऑलरेडी। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखना पूरा रिकर्शन ट्री कैसे बनेगा। देखो, पहले तो मैंने एक चीज बताई थी रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग को लेकर। क्या, रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग यूजुअली उन क्वेश्चंस में लगती है जहां पर कुछ ऐसा करना हो, सारी चॉइसेस एक्सप्लोर करना हो, सब कुछ ट्राई करना हो, ऑल सबसेट, ऑल पॉसिबल पाथ, या ऑल परम्यूटेशंस, ऑल कॉम्बिनेशंस, ऐसा सब कुछ दिया हो। तो इसमें यार ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, कि सारी मैथस्टिक्स को ट्राई करना है आपने, ऐसा कुछ दे नहीं रखा। दूसरी भी चीज बताई थी, क्या बताया था, कोई बताएगा? एक और चीज बताई थी आइडेंटिफाई करने के लिए, बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए एक और चीज बताई थी, किसी को याद है? कल परसों ही बताई है। थोड़ा हिंट दूं तो मैंने बोला था कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह में आप बेटर समझोगे। चलो कोई नहीं, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट बोला था मैंने, छोटे होते हैं, एन होगा 10 15 20 30, ऐसा ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। नंबर ऑफ मैचस्टिक्स देख लो आप, 15 दे रखी है, बहुत छोटा कंस्ट्रेंट है। तो मैंने यही बोला था कि बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम में यूजुअली कंस्ट्रेंट छोटा होता है, काफी छोटा कंस्ट्रेंट रहता है यूजुअली। तो वही यहाँ पर है जी, कंस्ट्रेंट काफी छोटा है, 15 ही मैचस्टिक्स है। ये मत देखना, ये मत देख लेना, ये तो मैचस्टिक की लेंथ दी हुई है, इससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। मैचस्टिक की लेंथ दी हुई है, यानी कि मैचस्टिक्स वाले एरे के अंदर ये जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, ये तो उसका कंस्ट्रेंट दे रखा है, इससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या फर्क पड़ना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे तो फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ मैचस्टिक्स से, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हैं उतना ही आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उतना ही एरे आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फर्क उस पर पड़ेगा। बट मैंने बताया था कि कंस्ट्रेंट जब छोटे हो तो बैक ट्रैकिंग लगती है।
तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट आप देख सकते हो, छोटा कंस्ट्रेंट है, 15 ही दे रखी है, तो यहाँ पर ये बैक ट्रैकिंग से ही किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन डीपी से भी किया जा सकता है, एंड मेरे ख्याल शायद बिट मास्किंग वगैरह से भी रिलेटेड कुछ सोल्यूशन है इसका। हाँ देखो, बैक ट्रैकिंग भी है, डीपी भी है, बिट मास्क, बिट मैनिपुलेशन, काफी कुछ दे रखा है, मतलब काफी सारे तरीके हैं, हम अभी बैक ट्रैकिंग से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है जी। मैंने कहा मैथस्टिक्स को मैंने एज इट इज पास कर दिया, ये मेरा मैथस्टिक्स वाला एरे है। ओके, मैंने एक चीज पास कर दी, इंडेक्स 0, इंडेक्स यहाँ पर इनिशियली अभी 0 पर हम खड़े हैं, और मैंने साइड्स वाला एरे पास किया है, तो मैं यहाँ पर भी साइड्स वाला एरे दिखा देता हूँ। 4 साइड है, 4 साइड है, चारों में 0 0 0 0 अभी है, यानी हमने कोई भी साइड अभी बनाई नहीं है। ठीक है, एंड एक मैंने पास कर रखा है साइड लेंथ की, कितना लेंथ होनी चाहिए, साइड लेंथ 2 होनी चाहिए भैया, दो साइड का मतलब चारों साइड्स 2 होनी चाहिए इस वाले स्क्वायर में, वो हमने पेरीमीटर बाय 4 करके पता कर लिया था इस वाली प्रॉब्लम के लिए। तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका साइड लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंडेक्स है, के तो आपको पता ही है मैट्रिक्स वाला एरे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, पैरामीटर्स क्या क्या है? बढ़ जाओ ना आगे। ये पैरामीटर्स थोड़ा मतलब जैसे मान लो 222 होता तो उसमें तो स्क्वायर बन ही नहीं सकता था, तो फिर साइड लेंथ 222 होता, तो उसमें तो साइड लेंथ 3 लेते आप। 12 पेरीमीटर, 12/4, हाँ 3 ही लेते। तो यार मतलब क्यों कर रहे हैं लाइक, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखो देखो अभी आएगा समझ। अभी ये आप कह रहे हो, ये मैंने बता दिया आपको, स्क्वायर नहीं बनेगा, है ना, आपको दिख रहा है। अभी हमने कहाँ फाइंड आउट करा है, अभी हम वही फाइंड आउट करने तो जा रहे हैं कि बनेगा या नहीं ओके। बनेगा। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से, यहाँ पर ये जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स क्या होता है? ब्रूट फोर्स इज बेसिकली जो सबसे नाइफ सोल्यूशन है, जो सबसे घटिया सोल्यूशन, जो सबसे बेकार सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है प्रॉब्लम का, हम वो करने जा रहे हैं। ब्रूट फोर्स इज समथिंग जो आपके दिमाग में इमीडिएटली याद है। मेरे दिमाग में इमीडिएटली क्या आ रहा है, जब मेरे को कोई प्रैक्टिकली अगर ये क्वेश्चन देगा ना करने को कि यार ये मैथस्टिक्स है, इतनी इतनी लेंथ की ऐसे स्क्वायर बनाना है, मैं क्या कहूंगा, मैं एक एक मैथस्टिक्स उठा के ट्राई करना शुरू कर दूंगा कि स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। इस मैथस्टिक को इस साइड पे लगाओ, इस साइड पे लगाओ, इस साइड पे लगाओ, देखते हैं स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। यही सबसे बेसिक सोल्यूशन है ना, तो मैं वही ट्राई करने वाला हूँ। क्या? इस मैथस्टिक को उठाऊंगा, मैथस्टिक ऑफ इंडेक्स, मतलब जहां पर इंडेक्स है उस वाली मैथस्टिक को उठाऊंगा, और उसको 4 साइड है हमारे पास में, S1 S2 S3 S4, ये 4 साइड है। देख लो स्क्वायर की 4 साइड है, चारों साइड पे लगाने की कोशिश करूंगा एक एक बारी, चारों साइड पे एक एक बारी लगाने की कोशिश करूंगा, देखूंगा कि यार ये कहाँ लगती है, लग सकती है क्या, साइड 1 पे लग सकती है, साइड 2 पे लग सकती है, साइड 3 पे लग सकती है, एंड सो ऑन। ऐसा मैं करता रहूंगा जब तक मैं चारों साइड बना नहीं लेता। अगर चारों साइड बन गई तो ऑब्वियसली फिर स्क्वायर बन गया। अगर नहीं बन पाती किसी वजह से चारों साइड, तो मतलब उस टाइम पे हमारा स्क्वायर नहीं बन पा रहा। अभी हम चलते हैं, ट्राई करते हैं, तो चीज समझ में आएगी। प्लीज पेशेंस रखना, क्लास लीव मत करना और समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले कह रहा हूं, अब ये मत सोचना इस टाइम पे कि कोड में हम कैसे कॉल लगाएंगे, कि कौन सी साइड के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब मत सोचना। पहले कॉल लगा रहा हूं मैं साइड 1 के लिए। भाई हम हैं इंडेक्स 0 पर, यानी इस वन लेंथ वाली मैचस्टिक के लिए, इस वन लेंथ वाली मैचस्टिक के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसको साइड 1 पर प्लेस करके देखो। अब अगर आप सोच रहे हो साइड 1 क्या है, तो यार ये स्क्वायर है ना, इसकी 4 साइड होती है, किसी भी साइड को आप कुछ भी नंबर दे दो। लेट से मैं इसको साइड 1 दे रहा हूँ, इसको 2 दे रहा हूँ, इसको 3 दे रहा हूँ, इसको 4 दे रहा हूँ। अभी के लिए आप किसी भी साइड को कुछ भी नंबर दे दो, जो भी आपका मन करे। इसको 1 देना है, इसको 1 दे दो, इसको 1 देना है, इसको 1 दे दो, जो नंबर देना है दे दो, वो आपकी मर्जी है टोटली, उसमें मेरे को कोई वो नहीं है। अब हम ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। S1 है हमारे पास, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो अभी आपके पास मैचस्टिक है ना, उसको पहली साइड पर लगाकर देख लो, तो देखते हैं क्या होगा उसको पहली साइड पे लगाने पे। मैचस्टिक्स वाला एरे तो एज इट इज रहेगा। आप अगली मैचस्टिक पर अब आ जाओगे, क्योंकि इस वाली मैचस्टिक को आप कंसिडर कर चुके हो। अब मैंने क्या बोला, साइड 1 पे लगाना है, तो साइड 1 की लेंथ पहले 0 थी। अगर मैंने 1 लेंथ की मैचस्टिक यहाँ लगा दी, लेट से मैंने 1 लेंथ की मैचस्टिक यहाँ लगा दी, तो अब इसकी लेंथ क्या हो गई, साइड 1 कितनी लेंथ उसकी हो चुकी है, अगर पहले 0 थी, अब मैंने 1 लेंथ की मैचस्टिक लगा दी, तो 1 लेंथ की हो गई साइड 1। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पहले स्क्वायर था ही नहीं, मैंने साइड 1 में 1 लेंथ की मैचस्टिक लगा दी, तो भैया 1 ही तो लेंथ हो गई अब साइड 1 की। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? बता दो एक बार चैट में। मैं बहुत छोटी छोटी चीजों पे आपसे बार बार पूछ रहा हूँ।
पर इसीलिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, बता दो। ओके, तो अब देखते हैं क्या है। हमने क्या करा, S1 की कॉल थी तो मैंने इस वाली मैचस्टिक को साइड 1 पे उठा के लगा दी। बाकी की साइड्स का क्या, अभी थोड़ा ना लगाया बाकी की साइड्स पे कुछ भी, तो वो 0 की 0 ही रही। एरे के अंदर मैंने बना रखा है। एंड साइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए, वो अभी मैंने एज इट इज मेंटेन रखा। अब फिर क्या है, आपको पता है 4 पॉसिबल यहाँ पर कॉल्स हो सकती है। S1 पर भी भेज सकता हूँ, अगली मैचस्टिक पर आ चुका हूँ क्योंकि मैं इस वाली मैचस्टिक को मैं साइड 1 पे लगाऊं या 2 पे लगाऊं या 3 पे लगाऊं या 4 पे लगाऊं, किस पे लगाऊं, चारों पे लगाना पॉसिबल है। बट आपको पता है रिकर्शन तो यार डेप्थ वाइज ट्रैवर्स करती है, तो S1 पर ही लगाकर देखते हैं पहले। S1 पर अगर हम लगाकर देखें तो क्या होगा, देखते हैं। DFS ऑफ, ये हमारी मैचस्टिक है। अब आप इंडेक्स 2 पर पहुंच जाओगे अगली बारी, तो इंडेक्स आपका बढ़कर 2 हो जाएगा। अब साइड 1 पर ही यहाँ पर लिख देता हूँ, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है। साइड 1 पर ही 1 लेंथ की मैचस्टिक लगानी है, यानी यहीं पर एक और 1 लेंथ की मैचस्टिक लगा दूंगा, तो लेंथ कितनी हो गई, अब टोटल लेंथ 2 हो गई है। ठीक है, टोटल लेंथ हो गई 2। बहुत बढ़िया, 2 लेंथ हो गई टोटल, बाकी सारी साइड्स की तो लेंथ अभी भी 0 ही रही। एंड साइड लेंथ होनी कितनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं कितनी साइड्स पे कॉल लगा सकता हूँ, S1 पर भी लगा सकता हूँ, S2 पर भी लगा सकता हूँ, 3 पर भी लगा सकता हूँ, 4 पे भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो हम कह रहे थे पहले हम S1 पर ही कॉल लगाकर देख रहे हैं। अब ये जो 2 लेंथ वाली साइड है, जो 2 लेंथ वाली हमारी मैचस्टिक है, इसको भी मैं साइड 1 पर ही प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। ध्यान से देखते हैं क्या है। ये हमारी मैचस्टिक है, ये अब हम इंडेक्स किस पर पहुंच जाएंगे, 3 पर पहुंच जाएंगे। इंडेक्स हम लोग 3 पर पहुंच जाएंगे। अगर हम 2 लेंथ की मैचस्टिक को भी इसी साइड पर डाल देते हैं, तो ये 2 लेंथ की मैचस्टिक अगर मैंने और डाल दी, तो इसमें +2 करके 4 लेंथ की, मेरी 4 लेंथ की एक ही साइड बन जाएगी। ठीक है, बाकी सब 0 का 0 रह जाएगा। एंड साइड लेंथ होनी कितनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी। क्या आपको यहाँ पर अब गड़बड़ दिख रही है, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, क्या है गड़बड़, कोई बताओ, जल्दी बताओ, क्या गड़बड़ कर दी हमने, बता दो थोड़ा जल्दी, क्या गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो देखो, हमने पेरीमीटर बाय 4 से निकाला था कि साइड की लेंथ होनी चाहिए थी 2। ठीक है, 2 लेंथ का हमको बनाना था। अब आपने क्या करा, आपने तो 4 लेंथ की एक ही साइड बना दी, तो ये पक्का पक्का आगे जाकर आपको गड़बड़ ही देने वाला आंसर, नहीं बनेगा ना स्क्वायर। अगर आपने 4 लेंथ की एक ही बना दी, आपको तो सब में 2 लेंथ बांटनी थी, ये करना था आपको। अगर आपने 4 लेंथ की एक ही साइड बना दी, तो क्या मेरे को ये पता है कि अगर मैं इसमें आगे कंटिन्यू करता हूँ रिकर्शन, तो मेरा आंसर गलत ही आने वाला है, ये बता दो। क्या मेरे को पता है अगर मैं रिकर्शन को इस वाले में आगे कंटिन्यू करूंगा तो आंसर पक्का गलत आएगा। और लोग बता दो यार, एक ही जना आंसर कर रहा है। अमीशा, अनस, पूजा, पूजा ने तो बता दिया। सौरभ, सूरज, आप लोग को आया समझ। ओके, तो ये एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम है। तो ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है क्या, प्रूनिंग कर दो ना। जब आपको पता है यहाँ से आपका आंसर रॉन्ग आने वाला है, तो ये कॉल लगाई क्यों रहे हो, ये कॉल लगाओ ही मत, प्रूनिंग कर दो। क्यों प्रूनिंग करूंगा, देखो अगर मैं प्रूनिंग कर देता हूँ, मेरे को यहीं पे दिख रहा है कि मेरा यहाँ से आंसर गलत आने वाला है। बट फिर भी अगर आप देखो, अभी मैं इंडेक्स 3 पर हूँ, इसके लिए भी कॉल लग सकती है, फिर इंडेक्स 4 के लिए भी लग सकती है। मैं सारी साइड को एक ही साइड पे प्लेस कर दूंगा, ये कॉल पॉसिबल है ना, पॉसिबल तो है। पर मेरे को पता है इससे आंसर थोड़ा बनेगा, सारी मैचस्टिक एक ही साइड पे प्लेस कर दी तो स्क्वायर तो बन ही नहीं सकता, कभी भी जिंदगी में नहीं बनेगा। तो इसीलिए इस तरीके की वाहियात कॉल्स को नहीं लगाएंगे हम प्रूनिंग कर देंगे पहले ही। तो अब देखना यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। जिस इंडेक्स पर मैं खड़ा हूं उसको देखो, अभी मैं इंडेक्स 2 पर खड़ा था। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर बैक ही करके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इंडेक्स 2 पर खड़े हैं, इंडेक्स 2 पर खड़े हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यार, अगर मैं 2 लेंथ वाली मैचस्टिक को भी यही ऐड कर दूंगा, इसी साइड में ऐड कर दूंगा,
तो जितनी साइड लेंथ बनानी थी उससे बड़ा आंसर हो जाएगा। तो जो साइड 1 वाली कॉल है ना, प्रून कर दो, साइड 1 पर मैं इस मैचस्टिक को नहीं लेकर जाऊं, तो किस पर लेकर जाऊं? अब साइड 2 की कॉल लगाओ, इसको सेकंड साइड पे प्लेस करने की कोशिश करो। ठीक है जी, सेकंड साइड पे प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश में क्या है, मैचस्टिक वाला एरिया एज इट इज, अगले इंडेक्स पर हम पहुंच जाएंगे। इस एरिया की बात करता हूँ, साइड लेंथ 2 रहनी चाहिए। तो हम अगले इंडेक्स पर पहुंचेंगे तो यहां से उठकर हम इंडेक्स 3 पर पहुंच गए। बहुत बढ़िया। एंड अगर मैं साइड की बात करूं तो इस वाली साइड को तो एज इट इज रहने देना है, साइड 1 में अब, मतलब साइड 2 में, सॉरी साइड 2 में अब आपको अपने एलिमेंट को डालना है। तो 2 लेंथ की मैचस्टिक थी पिछली बारी, 2 लेंथ वाली हमारी मैचस्टिक थी, उसको मैंने इस वाली साइड में डाल दिया। बाकी अभी 0 0 ही रहेगा, बाकी तो अभी 0 0 ही रहेगा। ठीक है जी। तो यानी यहाँ पर अगर आप देखो, दिस वाज साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, यहाँ पर ये साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4। अब फिर से देखते हैं, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, भाई इंडेक्स क्या है, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो इंडेक्स की वैल्यू है 3, तो ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पड़ी है 2। ओके जी, क्या मैं साइड 1 पे कॉल लगा दूं? साइड 1 पे कॉल लगा दूं? देखो यार, 2 पड़ा है, 2 यहाँ पर पहले से पड़ा है, तो वो साइड की लेंथ जो होनी चाहिए 2, उससे एक्सीड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो साइड 1 पर मेरे को कॉल नहीं लगानी चाहिए। बहुत बढ़िया। साइड 2 पे कॉल लगाऊं क्या? साइड 2 पे कॉल लगाऊं क्या? साइड 2 पर भी तो 2 पड़ा है, अगर फिर से इसमें भी 2 ऐड कर दोगे तो वो भी 4 हो जाएगा, वो भी लेंथ जितनी होनी चाहिए उसको एक्सीड कर जाएगा। तो यार यहाँ कॉल मत लगाओ, यहाँ पर भी कॉल मत लगाओ इस केस में भी। तो अब क्या ऑप्शन है इसके बाद? साइड 3 का ऑप्शन है, लगाओ। तीसरी साइड पे प्लेस करो, थर्ड साइड पे प्लेस करने की कोशिश करो। तो ठीक है जी, थर्ड साइड पर हम प्लेस करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी मैचस्टिक है। इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स तो बढ़ जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स पर आप आ जाओगे, इंडेक्स 4 हो जाएगा। जो पिछली मैच स्टिक थी उसको आपने थर्ड साइड पे प्लेस करा, तो यहाँ पर 2 हो गया है ऑलरेडी, एंड ये 2। तो ये थी आपकी साइड 1, साइड 2, साइड 3 एंड साइड 4। ये आपका सीन था। ठीक है जी। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे फिर से वही बात है, क्या पहली साइड पे प्लेस करूं, क्या दूसरी पे करूं, क्या तीसरी पे करूं, या फिर चौथी पे करूं? चारों चॉइसेस मेरे पास अवेलेबल हैं। तो भाई अगर पहली साइड पे करता हूं तो पहले से ही लेंथ हो रखी है, नहीं कर सकता। दूसरी पे भी नहीं कर सकता, तीसरी पे भी नहीं कर सकता, तो चौथी पर ही करना पड़ेगा, ऑप्शन और कुछ है नहीं। तो जब कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो आप पहली साइड पे, दूसरी पे, तीसरी पे, किसी पे भी प्लेस नहीं कर सकते, इसको आपको चौथी साइड पे ही प्लेस करना पड़ेगा। चौथी साइड पे हम प्लेस करेंगे तो इंडेक्स 5 पर आ जाएंगे, यहाँ पर 2 2 2 2 हो जाएगा, एंड आपकी साइड लेंथ होनी चाहिए थी 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइड 1, साइड 2, साइड 3 एंड साइड 4। अब आप इंडेक्स किस पर पहुंच गए? 5 पर पहुंच गए, यानी आपने सारी की सारी मैचस्टिक कवर कर ली। तो अगर आपने सारी की सारी मैचस्टिक कवर कर ली है तो पक्की बात है आपका स्क्वायर बन गया है, क्योंकि अगर आप सारी मैचस्टिक्स आपने कवर नहीं करी होती, आप बीच में से ही रिटर्न कर जाते, जो कि आप यहाँ से कर रहे हो, जैसे S1 में आप बीच में से ही रिटर्न कर जाओगे, आप यहाँ कॉल नहीं लगाओगे। ठीक है, और भी केसेस होंगे, मैंने पूरा ट्री नहीं बनाया, मैंने एक सक्सेसफुल वाली चीज आपको बस यूं दिखा दी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, कई बारी ऐसा भी होगा जब साइड नहीं भी बन पाएगी, तो उस केस में आप बीच में से ही रिटर्न कर पाओगे, आप सारी की सारी मैचस्टिक्स को कवर ही नहीं कर पाओगे। सारी की सारी मैचस्टिक्स कवर ही सिर्फ तब होंगी जब इट इज पॉसिबल, व्हेन इट इज पॉसिबल टू क्रिएट योर एरे, मतलब व्हेन इट इज पॉसिबल टू क्रिएट योर स्क्वायर फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। कैसे? एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो हमने पहले डिस्कस करा था ना, ये 2 2 2 एंड क्या था, 6 था, है ना, ये एग्जांपल डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप क्या करते, यहाँ पर आप कॉल लगाते, पहली साइड पे आप 2 लगा देते। यार देखो, यहाँ पर अगर आप ये देखोगे, साइड लेंथ देखोगे, तो साइड लेंथ यहाँ पर बननी चाहिए थी 3। ठीक है, यहाँ पर साइड लेंथ बननी चाहिए थी 3। तो व्हाट यू विल डू इज, आप यहाँ पर हो, आप कहोगे यार साइड 1 पे 2 को डाल दो, तो मैंने डाल दिया 2 को। अब साइड 1 पे 2 को डाल दिया, बाकी सारी 0, बाकी सारी साइड 0। अब मैं क्या कहूंगा इसके आगे, साइड 1 पे भाई इंडेक्स यहाँ पर है तो 2 डाल दूं क्या? नहीं यार, मैं 2 तो डाल ही नहीं सकता, क्योंकि साइड एक्सीड कर जाएगी। तो यार ये वाली कॉल तो मैंने लगानी ही नहीं, ये वाली कॉल मैंने नहीं लगानी, साइड 1 की कॉल में नहीं लगा सकता, कोई नहीं। तो साइड 2 की कॉल लगा के देखता हूँ। साइड 2 की कॉल लगाऊंगा तो क्या है, इस वाले 2 को साइड 2 पर डाल दो, इस वाले 2 को क्या करो, साइड 2 पर डाल दो। डालोगे आप साइड 2 पर, साइड 2 पर आप डाल दोगे, बट आप देख पा रहे हो पहले से ही यहाँ पर तो हमारी लेंथ ही बराबर नहीं हो पा रही है, यहाँ पर हमारी लेंथ बराबर नहीं हो पा रही है। कोई नहीं, हम आगे बढ़ गए, हमने यहाँ डाल दिया। फिर आप क्या करोगे, अगले वाले को आप साइड 3 पे डालोगे, यानी आप यहाँ 2 डाल चुके होगे, यहाँ 2 डाल चुके होगे, यहाँ 2 डाल चुके होगे। फिर यहाँ 6 डालने की बारी आएगी, तो आप देखोगे यार 6 तो वैसे ही नहीं डाल सकते, इतना बड़ा है। तो आपका स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा, आपकी कभी भी सारी मैट्रिक्स कंसिडर होंगी ही नहीं
जब तक आपका स्क्वायर बनना पॉसिबल नहीं है तब तक। ठीक है जी। क्या सोल्यूशन समझ में आया आपको? ये पूरा ट्री समझ में आया हमने करा क्या है? आप कोड खुद से इस क्वेश्चन का नहीं लिख सकते, वो मैं आपको खुद कह रहा हूँ। कोड आप खुद से नहीं कर पाओगे, उस तरीके का कोड आपने अभी तक लिखा ही नहीं है। बट ये जो हमने करा यहाँ पर, क्या ये समझ में आई पूरी चीज? अप्रोच समझ में आई हमारी क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? एक बारी 10 के 10 लोग प्लीज बता दो चैट में कितना समझ में आया। ऑनेस्टली लिख दो कितना समझ में आया। जिसको कंप्लीट समझ में आया वो कंप्लीट लिख दो, जिसको थोड़ा पार्शियल समझ में आया वो पार्शियल लिख दो एक बार। लिख दो यार सब लोग, 10 लोग हो। अमीशा यार देखो, रिपीट करना तो मुश्किल हो जाएगा, आप रिकॉर्डिंग ही चेक कर लेना, क्योंकि काफी सारा बता दिया है तो रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है आदित्य, बाकी लोग बताओ यार कितना समझ में आया है। कोड नहीं कर पाओगे, कोड करने का ट्राई मत करो, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से अभी कोड करने का ट्राई मत करो, मेरे को नहीं लगता कर पाओगे अभी। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा वरना कोड नहीं करा रहा हूँ। अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने रह गए हैं, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज थोड़ा जल्दी आंसर कर दो यार। पूजा अमीशा और आदित्य ने करा है बस आंसर अभी, तो बाकी सारे कर दो। सुमित, इरम, अनस, सौरभ, सूरज एंड विवेक। ओके, ग्रेट। अच्छा अब प्लीज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने ये चीज नहीं करी आपका क्वेश्चन टीएलई मार देगा, वो मेरी गारंटी है, टीएलई मारेगा पक्की बात है। क्या है, और वो बड़ी छोटी सी चीज है, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है उसके बावजूद। एक चीज तो मैंने दिखा दी, वो है प्रूनिंग। अगर आप इस क्वेश्चन में प्रूनिंग नहीं करते हो, वो वो भी मैं बता रहा हूँ तब भी आपको टीएलई मारेगा। एक चीज और है, क्या कोई फिगर आउट कर सकता है? हिंट के लिए मैं ये वाला टेस्ट केस दे रहा हूँ, 2226 जो हमने पहले लिया था। क्या कोई फिगर आउट कर सकता है? वो वाली चीज मत सोचना कि इससे स्क्वायर नहीं बन सकता, वो वाली बात नहीं है। कुछ और है, जो वैल्यूज दी हुई हैं, किसी ऑर्डर में दे रखी है वैल्यूज, ये सोचो। क्या कुछ कुछ हो सकता है इससे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो में फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्या कुछ ऑप्टिमाइजेशन छोटी सी कोई सोच सकता है यहाँ पे? मुश्किल है सोचना, मैं खुद ही कह रहा हूँ मुश्किल है काफी सोचना, बट अगर सोच लिया आपने बहुत मजा आ जाएगा फिर। अभी तो सॉर्टेड है, अनसॉर्टेड भी मिल सकता है। आपको क्या करना है इस एरे के साथ? कुछ करना पड़ेगा क्या? ऐसा क्यों आदित्य? उससे क्या फर्क पड़ेगा? सोच बिल्कुल सही रहे हो, बट क्या फर्क पड़ेगा उससे?
आपने बताया बिल्कुल ठीक है, बहुत सही यार, मतलब कमाल। आदित्य ने सोच ली ये वाली चीज। देखो, मैं ये कहता हूं कि यार अगर आपको ये कोई भी एरे दे दिया है ना, आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, उल्टा सॉर्ट करो। क्यों सॉर्ट करो? देखो, 6 2 2 2, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली साइड क्या है? 6। मेरी साइड लेंथ इस केस में क्या निकल कर आ रही थी? 3 निकल कर आ रही थी। यहाँ पर पहली मैच स्टिक क्या है? 6 है। इसका मतलब ये वाली मैच स्टिक तो किसी साइड में डल ही नहीं सकती ना। क्या ये चीज समझ में आई आपको? ये 6 वाली मैच स्टिक साइड 1 में डलेगी नहीं, क्योंकि 0 + 6 करोगे आप तो वो एक्सीड हो जाएगा साइड लेंथ से। फिर साइड 2 में भी नहीं डलेगी, साइड 3 में भी नहीं डलेगी, साइड 4 में भी नहीं डलेगी। चारों कॉल में से किसी भी साइड में आप डाल ही नहीं पाओगे। तो आप यहीं से रिटर्न कर जाओगे, आप यहीं से रिटर्न कर जाओगे, आपको आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होता है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपका एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो ये चांस है, ये चांस है कि एक बड़ी वैल्यू स्टार्टिंग में हो, जो शायद जो आपकी साइड लेंथ पेरीमीटर से निकल कर आ रही है उसी से बड़ी हो। अगर वो उससे बड़ी हुई तो भाई बस इसी साइड पे आपका काम खत्म हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आगे। तो कितना टाइम आपका बच गया? ये पूरा ट्री बनेगा ही नहीं, फिर तो ये ट्री बनेगा ही नहीं। क्या ये चीज समझ में आई सबको? काफी इंटरेस्टिंग चीज है, एंड अगर आप ये नहीं लगाते तो मैं बता रहा हूँ टीएल ही मारेगा आपका कोड। ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन है, बट ये ना लगाए बिना तो टीएल ही मेरा तो मार रहा था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि आप एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, ताकि जो पहली साइड हो वो सबसे बड़ी साइड हो आप एक्सप्लोर जब कर रहे हो, ताकि आपके चांस बढ़ जाए इसी साइड पर कैलकुलेशन खत्म होने के। अगर मैच स्टिक से स्क्वायर नहीं बनाया जा सकता तो, अगर बनाया जा सकता है तो ऑब्वियसली बात है फिर तो आपका पूरा एरे ट्रेवर्स होना ही है। बट अगर नहीं बनाया जा सकता तो जितनी जल्दी से जल्दी हम खत्म कर सके अपने काम को वो अच्छा है। तो इस वजह से हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या करूँ। इस वाले फंक्शन के अंदर, इस वाले फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा arrays डॉट सॉर्ट, arrays डॉट सॉर्ट दिस मैच स्टिक्स, ठीक है। मैच स्टिक्स को सॉर्ट कर दो। अब यार ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। तो रिवर्स के लिए मैं खुद का ही फंक्शन लिख रहा हूँ, रिवर्स मैच स्टिक्स। तो क्या करा भाई, ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो। ये तो जैसे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, अब इसको रिवर्स कर दो तो ये 6 2 2 2 हो गया। यही होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग। तो मैं कह रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो एंड फिर रिवर्स कर दो। यही मैंने करा है। तो ये है सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जो रिवर्स का फंक्शन है वो मैं लिख देता हूँ, पब्लिक वॉइड रिवर्स। एक एरे ले लेते हैं, तो हमको पता है लो को हम 0 लेते हैं, हाई को हम एरे डॉट लेंथ -1 लेते हैं। और हम कैसे रिवर्स करते थे? जब तक लो लेस देन हाई है तब तक टेम्प को आप एरे ऑफ लो रख लो, एरे ऑफ लो को एरे ऑफ हाई रख लो, एरे ऑफ हाई को टेम्प रख लो को प्लस प्लस कर लो, हाई को माइनस माइनस कर लो। ये बहुत सिंपल बात है, ये हम करते ही थे, हमें पता ही है, एरे रिवर्स करना में आता है। तो मैंने बोला भैया सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो और रिवर्स करो। तो अब आपकी मैच स्टिक्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो आपका काम जल्दी होगा। तो अब इस वाले को आप बनाकर देख सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, ट्री को बना के देख सकते हो आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तो हमारे मेरे ख्याल सारे काम हो चुके हैं, हमने जो भी पैरामीटर चाहिए अब हमारे लिए सारे पैरामीटर तैयार है। तो बस यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रिटर्न कर लो DFS। मैच स्टिक्स को हम भेजने वाले हैं, इंडेक्स को हम 0 भेजने वाले हैं, एंड और क्या भेजना है हमें? साइड्स वाला एरे भेजना है। तो ये वाला हमारा साइड्स वाला एरे हमने क्रिएट कर ही रखा है, ये भेजना है। एंड साइड लेंथ भेजनी है हमें, तो साइड लेंथ ये हमने भेज। अब हम अपना रिकर्सिव फंक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रिकर्सिव फंक्शन करें स्टार्ट,
कर दे रिकर्सिव फंक्शन। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है कोड में तो बता दो। इन वाली चीजों में किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक अगर मैं रिमाइंडर दूं, पेरीमीटर कैलकुलेट करा, अगर पेरीमीटर 4 से डिविजिबल नहीं है तो पक्का आपका आंसर फॉल्स ही होने वाला है। फिर आपने एक साइड की लेंथ कैलकुलेट कर ली और साइड्स नाम का एरे बनाया जिसमें सारी वैल्यू 0 पड़ी होंगी, डिनोटिंग कि अभी हमने कोई भी साइड नहीं बनाई है। फिर हमने देखा कि यार हम सॉर्ट करके, हमने जब यहाँ पे देखा कि अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें तो हो सकता है हमारा फायदा हो जाए किसी ना किसी टेस्ट केस में, इसलिए मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर सॉर्ट भी कर दिया। अब प्रूनिंग हमें करनी है, वो तो यार हम जब रिकर्शन करेंगे तभी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो कुछ नहीं पूछना ना किसी को। सर इसमें जो नीचे ये हमने एरे बनाया है साइड्स का, इसमें पर सारी वैल्यू 0 है कि नल है? 0 है क्योंकि इंट का एरे है। अगर इंटीजर का एरे होता तो नल होता, अभी इंट का एरे। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब हम इसके बेसिस पे कोड लिखते हैं। तो मैंने एक चीज आपको बोली, क्या बोला मैंने कहा यार अगर आपका इंडेक्स ट्रेवर्स करते करते मैच 6 डॉट लेंथ पहुंच रहा है, यानी आप ट्रेवर्स करते करते आपने सारी मैट्रिक्स ही ट्रेवर्स कर दी, मैंने आपको बताया वो एक ही केस में होगा जब आपका आंसर बन सकता है ये तभी होगा, वरना नहीं होने वाला। तो ठीक है, रिटर्न ट्रू, यही आपका बेस केस है बस, कि अगर इंडेक्स आपका ट्रेवर्स करते करते मैट्रिक्स डॉट लेंथ पहुंच गया, यानी आपने सारी मैट्रिक्स एक्सप्लोर कर ली है, सारी मैट्रिक्स आपने ट्राई कर ली है, तो आपका आंसर ट्रू है। सारी मैट्रिक्स आप ट्राई तभी कर रहे हो भाई, ट्राई करने का मतलब है मैचस्टिक आप प्लेस कर रहे हो उस साइड पे। तो मैचस्टिक अगर आपने प्लेस करी है, अगर आपने मैचस्टिक यहाँ पर प्लेस करी है तो इसका मतलब यही है कि प्लेस हो रही है, तभी प्लेस करी है ना। तो अगर सारी मैचस्टिक्स एक्सप्लोर कर ली, इसका मतलब सारी मैचस्टिक्स आपने प्लेस कर दी, और प्लेस तभी कर रहे हो जब प्लेस हो रही है, वो हम चेक लगाएंगे। तो इसका मतलब सारी मैचस्टिक्स प्लेस हो गई है, यानी स्क्वायर बन गया है। तो अगर इंडेक्स मैचस्टिक्स डॉट लेंथ के बराबर है तो हमको रिटर्न ट्रू करना है। दिस इज आवर बेस केस। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो जी, 4 साइड के लिए कॉल कैसे लगाएंगे, ये कंफ्यूजन अगर है तो यार ये तो बहुत छोटी सी कंफ्यूजन है। लूप लगाओ, 4 साइड के लिए कॉल लगानी है ना आपने, तो आप लूप लगा लो एक 4 साइड की। 4 ही साइड है हमेशा, तो 0 से 4 ही लगेगी लूप हमेशा, क्योंकि साइड 4 ही है, ये हमें पता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अब हम देखने जा रहे हैं भाई, हम इंडेक्स से इस पर है भाई, मतलब इंडेक्स से हम मैट्रिक्स वाले एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं। मेरे को अब ये चेक करना है कि जिस मैचस्टिक पर मैं हूं उसको लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। अगर लगाया जा सकता है साइड पे तभी मैं लगाऊंगा, वरना मैं नहीं लगाऊंगा। तो ये क्या कर रहा हूं, देखो, अगर एक तो ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं 4 बारी लूप चला रहा हूं तो ऑब्वियसली पहले 0 के लिए लूप चल रही है। आवाज आ रही है मेरी सही से? ठीक है, तो अगर मैं 4 बारी लूप चला रहा हूँ, बीच में कटी होगी थोड़ी सी, कोई नहीं। अगर मैं 4 बारी लूप चला रहा हूँ तो यार वो क्या है, वो साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, इसीलिए मैं 4 बार यहाँ पर लूप चला रहा हूँ। अब हम क्या कह रहे हैं, जिस इंडेक्स पर हम खड़े हैं, नम्स ऑफ इंडेक्स पर या मैचस्टिक्स है इस केस में, मैचस्टिक्स ऑफ इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ, क्या इसको मैं ऐड कर भी सकता हूँ किसी साइड में, वो चेक करना है। तो कैसे चेक करूंगा, मैं क्या हूँ यार, ये जो मेरी साइड है, जिस साइड में आप इसको ऐड करना चाह रहे हो उसमें इसकी लेंथ ऐड करके देख लो। जैसे अगर मैं साइड 1 में ऐड करना चाह रहा हूँ तो साइड 1 में अभी 0 पड़ा था, तो मैंने बोला यार अगर मैं 0 में 1 ऐड करूंगा तो क्या जो मेरी डिजायर्ड साइड लेंथ है मैं उसके बराबर या उससे कम हूं। अगर मैं उसके बराबर या उससे कम हूं तब तो यार मैं साइड, इस वाली साइड पे इस मैचस्टिक को लगा सकता। बट अगर मैं उससे ज्यादा हो रहा हूँ तो मैं नहीं लगा सकता। ये तो बेसिक बात है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अगर मैं साइड, जिस साइड पर मैं हूं, तो साइड्स नाम का है, तो साइड ऑफ आई, जिस साइड पर मैं हूं उस पर मैच स्टिक्स ऑफ इंडेक्स को ऐड करता हूं मैं, मतलब जिस साइड पे मैं खड़ा हूं उस साइड पे अगर मैं मैच स्टिक की लेंथ को ऐड करता हूं और वो लेस देन इक्वल टू साइड लेंथ, यानी जो साइड की लेंथ होनी चाहिए, अगर मैं उससे छोटा या बराबर आ रहा हूं तब तो मेरे को कॉल लगानी है, वरना मेरे को कॉल लगानी ही नहीं है। तो एल्स केस में मेरे को कुछ नहीं करना है, तो मैं एल्स लिख ही नहीं रहा इस केस में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कॉल लगाने का मतलब क्या है। कॉल लगाने का मतलब ये है, इसका मतलब समझ, पहले बताओ ये समझ में आई, ये कंडीशन समझ में आई सबको, ये बता दो।
कोड खत्म है, 3-4 लाइन का कोड है, अब बस कोड खत्म होने वाला है। एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो मैं इस वाली मैच स्टिक पर खड़ा हूं, मुझे ये डिसाइड करना है कि इसको मैं साइड 1 पे प्लेस करूं या ना करूं। ठीक है, ये देख ही सकते हो साइड 1 की कॉल लगाई है। मुझे ये डिसाइड करना है मैं इस मैच स्टिक पे खड़ा हूं तो प्लेस करूं या ना करूं। तो मैंने कहा यार साइड 1 की जितनी ऑलरेडी लेंथ है प्लस इस मैच स्टिक की लेंथ मैंने करी, वो बनाया। भाई अगर ये लेंथ एक्सीड हो जाती जो मेरे को मैक्सिमम साइड लेंथ मिली हुई है तो मैं प्लेस नहीं कर सकता था, बट अगर उससे कम या बराबर आ रही है तो मैं प्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने यही लिख दिया कि यार अगर इस साइड पे जिस पर मैं प्लेस कर रहा हूँ उसकी ऑलरेडी जो लेंथ है प्लस जिस मैच स्टिक को मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर उनकी लेंथ ऐड होकर लेस देन या इक्वल टू साइड लेंथ रहती है तब तो मैं प्लेस कर सकता हूँ। प्लेस द मैच स्टिक, प्लेस द मैच स्टिक ऑन ith side, which matchstick plays the indexeth matchstick on ith side। ये मैं कर सकता हूं वरना मैं नहीं कर सकता। इक्वल टू का कंडीशन क्यों, लेस देन सफिशिएंट होगा। यार एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं टू, टू को मैं यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना, टू को मैं इस वाली साइड पे प्लेस करने की कोशिश कर रहा था, टू लेंथ की मैचस्टिक को। आप कह रहे हो लेस देन कि यार टू अगर मतलब जो साइड लेंथ दी हुई है उससे छोटी है तभी प्लेस कर सकते हो, बराबर पे प्लेस नहीं कर सकते। अरे बराबर पे तो प्लेस करनी है ना, टू की एग्जैक्टली टू की ही तो मेरे को साइड बनानी है। आया समझ? सूरज सही से बताना, मतलब आया ना समझ या मतलब ऐसे ही बोल रहे हो? दोबारा बता देता हूँ एक बारी। ठीक है आ गया तो बढ़िया। तो लेस देन या इक्वल टू आएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्लेस कर सकता हूँ इंडेक्सेथ मैचस्टिक को ऑन ith साइड। तो अब प्लेस करने का क्या तरीका है भाई, प्लेस करने का क्या तरीका है, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है प्लेस कैसे कर रहा हूं मैं? प्लेस करने का क्या मतलब है कि भैया अपनी साइड लेंथ में मैच स्टिक की लेंथ को ऐड कर लो, यही तो तरीका है प्लेस करने का। यूं ही तो प्लेस कर रखा है, तो वही कह रहा हूं मैं कि साइड्स ऑफ आई में क्या करो, आप ऐड कर लो किसको, मैच स्टिक्स ऑफ इंडेक्स को ऐड कर लो। ये करने के बाद अब आप कॉल लगा दो, अगली कॉल लगा दो, यानी कि मैच स्टिक्स अगले इंडेक्स पर जाओ और साइड्स वाला एरे एज इट इज है, साइड लेंथ है। ओके, ये क्या है, ये डीएफएस जो है ये एक बूलियन वेरिएबल है, मतलब यार ये कुछ वैल्यू रिटर्न करे। अब यहाँ पर इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। मैंने अपनी साइड को प्लेस कर दिया एंड बाकी साइड्स का आंसर मैंने फेथ, फेथ आ गया यहाँ पे, बाकी साइड्स का आंसर मैंने फेथ रख लिया कि मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ बूलियन, एक वैल्यू वेरिएबल ले रहा हूँ, कैन वी प्लेस, कैन वी प्लेस्ड रिमेनिंग मैच स्टिक्स, रिमेनिंग स्टिक्स। ठीक है, कैन वी प्लेस रिमेनिंग स्टिक्स, ये नाम रख दिया मैंने इस वेरिएबल का। ठीक है, कैन वी प्लेस रिमेनिंग स्टिक्स, ऐसा कुछ नाम रख दिया मैंने। यही एक्चुअली में कॉल भी है, यही एक्चुअली में हमारी जो फेथ वाली कॉल है वो यही है। क्या है, अपनी मैचस्टिक को तो आपने प्लेस कर दिया साइड पे, यानी कि आप इंडेक्स 0 पर थी तो आपने इसको साइड 1 पर प्लेस कर दिया। अब बाकी की 4 मैचस्टिक का आंसर मैंने फेथ से मंगा लिया कि क्या मैं प्लेस कर सकता हूं। तो मान लो यहां से आंसर ट्रू आ जाता है कि अगर कैन वी प्लेस रिमेनिंग स्टिक्स का आंसर ट्रू आ गया, यानी वी कैन प्लेस द रिमेनिंग स्टिक्स, मान लो बाकी स्टिक्स का आंसर ट्रू मिल गया है, तो अपनी स्टिक को तो मैंने प्लेस कर ही दिया था और बाकियों को भी प्लेस किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल आंसर रिपीट ट्रू ही हो गया, तो यहीं से ट्रू रिटर्न कर दो, कुछ और काम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर देखो इसको ध्यान से समझो कैसे चल रहा है ये, अपनी मैच स्टिक को प्लेस कर दो, अपनी मैच स्टिक को प्लेस कर दो, कर दिया जी, यहाँ पे साइड लेंथ में 1 ऐड कर दी। बाकी की मैच स्टिक्स के लिए मैंने कॉल लगा दी, मान लिया फेथ लगा ली कि यार उनका आंसर आ जाएगा, उनका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूं अपनी मैच स्टिक को तो प्लेस कर दिया और बाकियों को प्लेस करना अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब सारी मैच स्टिक्स को प्लेस करना पॉसिबल है, तो आंसर ट्रू ही रिटर्न कर। वरना आपको आंसर यहाँ पर मतलब अगर आपको कभी भी यहाँ से ट्रू नहीं मिला तो फाइनली आप इस लूप के बाहर आओगे, तब आपको फॉल्स ही रिटर्न करना है।
बताओ क्या ये पूरा कोड समझ में आया? चैट में एक बार बता दो, क्या ये पूरा कोड समझ में आया है सबको? जल्दी बता दो यार थोड़ा, एक चीज डिस्कस करनी है अभी इसीलिए कह रहा हूँ। फॉर लूप एक्सप्लेन करना है, ठीक है, फॉर लूप एक्सप्लेन कर देते हैं। कैन वी प्लेस वाला भी कर देते हैं एक्सप्लेन। देखो, जैसे पहले कैन वी प्लेस वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैन वी प्लेस वाला क्योंकि सिंपल है सब। भाई जैसे अभी तक आप रिकर्शन में फेथ वगैरह लगा रहे थे, देखो पहली चीज ये समझो, इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, गेट कैटेगरी के तरीके से कर रहा हूँ, प्रिंट के तरीके से नहीं कर रहा, गेट कैटेगरी के तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप देख लो लगा रखा है। तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार कि सिंपल है, क्या फेथ है क्या एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद की मैच स्टिक को प्लेस कर लूंगा, और फेथ क्या है, बाकी की मैच स्टिक्स को प्लेस करने से स्क्वायर बनता है या नहीं, बाकी की मैट्रिक्स को मेरे बाद प्लेस करने से, मतलब मैं खुद को प्लेस कर चुका हूं, उसके बाद बाकी की मैट्रिक्स को प्लेस करने से स्क्वायर बनता है या नहीं, ये मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर, अगर आप सिर्फ इतना मंगवा लेते कि बाकी की मैट्रिक्स को प्लेस करने से स्क्वायर मिलता है या नहीं, वो फेथ गलत है। क्यों? क्योंकि अगर इनको प्लेस करने से स्क्वायर मिल जाता है तो भाई खुद को प्लेस क्यों कर रहा है? खुद को प्लेस करने से तो फिर स्क्वायर नहीं बन पाएगा। फेथ क्या है, ध्यान से देखो, फेथ ये है यहाँ पर कि मैंने खुद को तो प्लेस कर लिया, ये देख लो, ये मैंने पहले करा है, मैंने पहले खुद को प्लेस करा है, यहाँ पर ये चीज मैंने पहले लिखी है, मैंने पहले खुद को प्लेस कर दिया। खुद को प्लेस करने के बाद अब मैं कह रहा हूँ कि क्या बाकी की मैट्रिक से स्क्वायर बन सकता है, ये मैंने ऐसे मंगवा लिया, ये मैंने डीएफएस की कॉल लगा के मंगवा लिया कि कैन वी प्लेस द रिमेनिंग स्टिक्स, क्या बाकी की मैट्रिक्स को प्लेस करके स्क्वायर बनाया जा सकता है। अगर यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ है आंसर, इसका मतलब क्या है कि बाकी की मैट्रिक्स से स्क्वायर बनाया जा सकता है, और खुद को तो तुमने प्लेस ऑलरेडी कर दिया था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ओवरऑल आप स्क्वायर बना सकते हो। तो अगर यहां से आपको ट्रू मिला तो आपको ओवरऑल ट्रू ही रिटर्न करना है। क्या ये पार्ट समझ में आया आप? ठीक है, अब फॉर लूप देख लो। फॉर लूप तो सिंपल है, देखो फॉर लूप में क्या है, 0 से 4, ये जो फॉर लूप लगाई है ये क्यों लगाई? इफ यू सी आई की वैल्यू अभी 0 है, आई की वैल्यू 0 है, यानी कि ये देखो इस वाले इंडेक्स पर हो, यानी आप साइड 1 पर प्लेस कर रहे हो, आई 0 है यानी आप साइड 1 पर प्लेस कर रहे हो। फिर जब आई की वैल्यू 1 होगी तो यानी आप इस वाली साइड पर प्लेस कर रहे हो, आई की वैल्यू 2 होगी तो आप इस वाली साइड पे प्लेस कर रहे होगे, आई की वैल्यू 3 होगी तो इस वाली पे प्लेस कर रहे होगे। तो 0 से <4, 4 साइड है, 0 से <4 लूप लगा दी, हर बार ही एक एक साइड पर प्लेस करके हमें देखना है, क्योंकि चारों साइड पर हमको प्लेस करके देखना है। तो 4 कॉल्स हमें लगानी थी, तो हमने एक लूप लगाकर वो 4 कॉल्स लगा दी। ठीक है, आया समझ? ओके, तो अब मेरे को बता दो, क्या रन कर दूं, क्या कोड पूरा हो गया है? छोटा सा कमी है, छोटी सी कमी है कोड में अभी, बता दो कोई, क्या कमी है कोड में? बिल्कुल ठीक है, बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग रह गया। प्रूनिंग, प्रूनिंग तो हो रखा है, ये क्या करा है हमने, हमने कंडीशन लगाई है, रिकर्शन कॉल लगाने से पहले हमने एक कंडीशन लगाकर चेक करा है। अगर मैं कंडीशन लगाए बिना ही रिकर्शन कॉल लगा देता तो प्रूनिंग नहीं होती, प्रूनिंग तो कर दी है हमने यहाँ पर। ये जो कंडीशन लगाया ही है, देखो अभी तक हमने देखा ना, यहाँ पर क्या करा, कंडीशंस के अंदर अगर हम रिकर्शन कॉल लगा रहे हैं, कंडीशंस के अंदर अगर हम रिकर्शन कॉल लगा रहे हैं तो मतलब हमने प्रूनिंग कर दी है। ठीक है जी, तो प्रूनिंग तो हो रखी है, दिस इज प्रूनिंग। बैक ट्रैकिंग रह गई है यहाँ। बैक ट्रैकिंग क्या है भाई, आपने यहाँ पर करा साइड्स प्लस इक्वल टू मैस्टिक्स ऑफ इंडेक्स, ये जो आपने कर दिया ना, इसको वापस भी लेना पड़ेगा आपको। इसको वापसी जाते टाइम साइड्स ऑफ आई में से माइनस इक्वल टू मैच स्टिक्स ऑफ इंडेक्स आपको करना पड़ेगा, अब जाकर ये कोड पूरा होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है भाई, क्यों वापस लेना पड़ेगा? देखो जी, मान लो हम इसी की बात करते हैं, तो हम चल रहे थे यार 1 1 2 2 1 1 2 3 2,
लेट्स से ये आ गया, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पर कुछ ऐसे ही चल रहा हूँ मैं, 1 को साइड 1 पे प्लेस करा, कर दिया जी, 1 को साइड 1 पे प्लेस कर दिया, फिर एक और 1 को साइड 1 पे प्लेस कर दिया, इसको भी साइड 1 पे कर दिया, इसको भी साइड 1 पे कर दिया, ठीक है जी। अब 2 को ठीक है, तो ये 1 प्लेस हो गया, ये वाला 1 प्लेस हो गया, फिर एक 2 को डायरेक्टली क्या करा, 2 को साइड 2 पे प्लेस कर दिया, ठीक है, 2 साइड 2 पे प्लेस हो गया। अब 3 को साइड 3 पे प्लेस करो, 3 को साइड 3 पे प्लेस करने से मेरे को पता है यार कि आंसर हो जाएगा गड़बड़, आंसर हो जाएगा गड़बड़, आंसर नहीं आ पाएगा, आंसर नहीं आ पाएगा, तो मेरे को वापस जाना है, मेरे को वापस जाना है। अब जब मैं वापस यहाँ पर आया तो 2, यहाँ पर तो 1 प्लेस है, यहाँ पर 2 प्लेस है, ठीक है ना। 3 को मैं यहाँ पर प्लेस नहीं कर पाऊंगा, 3 को मैं यहाँ पर प्लेस नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली बात क्या है, जब आप वापस जा रहे हो ना, जब आप वापस जाओगे तो आप क्या करोगे, आप कहोगे नहीं नहीं यार, शायद हमने 2 को यहाँ पे गलत प्लेस कर दिया, हम इसको किसी और साइड पे प्लेस करके देखते हैं, हटाओ, फिर हटाओ हटाओ। ये चीज समझ में आ रही है। जब आप मैनुअली भी ये काम करोगे तो क्या करोगे, आप मैचस्टिक्स को साइड पे प्लेस कर रहे थे, आपको लगा यार कोई मैचस्टिक मैंने गलत प्लेस कर दी है, कोई मैचस्टिक मैंने गलत प्लेस कर दी है, तो रिटर्न करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। जब आप वापस जाओगे तो क्या जो आपने मैचस्टिक्स ऑलरेडी प्लेस कर रखी थी उनको हटाओगे ना, दोबारा से एक नया अरेंजमेंट बनाने के लिए। बताओ क्या ये चीज समझ में आ रही है। जब आप मैचस्टिक्स को अरेंज कर रहे हो, जब आप मैचस्टिक्स को अरेंज कर रहे हो, आपसे कुछ गलती हो गई तो अब आप वापस जाओगे, आप कहोगे यार नहीं नहीं ये गलत अरेंज कर दिया, पीछे जाते हैं, पीछे आते हैं, तो हटाओगे ना, जो मैचस्टिक्स आपने लगा रखी है उनको अपनी जगह से हटाओगे या नहीं हटाओगे, बता दो। हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा। और लोग बताओ। हटाना तो पड़ेगा ही। तो हटाने के लिए ही हम बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं। भाई ये अप्रोच क्या है, एक्चुअली में वही फिजिकल अप्रोच जो हम करते हैं उसको हमने कोड में लिखा है। जो हम एक्चुअली में, अगर हमको फिजिकली ये प्रॉब्लम दे दी जाएगी कि एक एक मैच स्टिक लगा के देखते रहो अगर स्क्वायर बनता है या नहीं, गलत हो गया, ओहो इस वाली मैच स्टिक को वापस हटाओ, इस वाली को वापस लो, इस वाली को वापस लो, ये वही पूरा एक्चुअली में वो हैंड से जो आप प्रोसीजर करोगे फिजिकली, वो हमने कोड के फॉर्मेट में बस यहाँ पे लिख दिया है। सेम चीज करनी है हमें, हर एक चीज सेम करनी है, जो आप एक्चुअली फिजिकली करते वही सेम चीज हमको यहाँ पे करनी है। एक बार कोड रन करके देख लेते हैं। तो कुछ कुछ गलतियां हो सकती हैं। पहली गलती क्या आ रही है, कैन नॉट फाइंड दिस सिंबल, ओके पेरी है, तो यहाँ पे पेरी कर दो इसको, यहाँ पर भी पेरी कर देते हैं। तो एक बार ये सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो सबमिट हो गया है। और ऑब्वियसली ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, मैंने आपको बताया, क्योंकि हाँ कंस्ट्रेंट छोटा है, बैक ट्रैकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और हमने कर भी दी है। बट यार टॉपिक्स देख लो नीचे जाकर, टॉपिक्स में तो आपको यहाँ पर डीपी भी दे रखा है, ठीक है, डीपी भी दे रखा है, बैक ट्रैकिंग तो दिया ही है, बिट मैनिपुलेशन वगैरह भी दे रखा है। तो ऑब्वियसली इसका फास्टर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमने बैक ट्रैकिंग वाला सोल्यूशन देखा है, पर इससे फास्ट सोल्यूशन शायद एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डीपी वगैरह दे रखा है तो शायद एग्जिस्ट करता है। अभी हमें उससे मतलब नहीं है, अभी हमको बैक ट्रैकिंग वाले सोल्यूशन से ही मतलब है। तो फाइनली बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से चमका। अब कोड के साथ ड्राई रन करने का टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग वैसे घर जाके इसको मतलब कल आप लोग इसको पढ़ना अच्छी तरीके से, अगर कहोगे तो मैं कल की क्लास में करवा दूंगा इसका, कहोगे तो मैं कल की क्लास में एक बार इसका कोड के साथ भी करा दूंगा ड्राई रन। बट यहाँ तक बताओ, खुला दिमाग आज इस वाले क्वेश्चन से। ये मेरे ख्याल से आपका अब तक का टफेस्ट था। हाँ हमने अच्छे क्वेश्चन करे हैं, सबसेट सबसेट टू वगैरह करे हैं, बैक ट्रैकिंग की इंट्रोडक्शन में ही करा था, लेकिन हमने वो तो वैसा था मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि इसके अंदर जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड थे वो सब पढ़ रखे थे आपने। बैक ट्रैकिंग भी पढ़ रखा था, बस बैक ट्रैकिंग ही तो लग रहा है और तो कुछ लग ही नहीं रहा। तो टूल्स तो आपने सारे पढ़ ही रखे थे, रिवर्स करना एरे को पढ़ आपने सब कुछ रखा था इसके अंदर। तो उस हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग का अभी तक का आपका हमारे कोर्स में ये सबसे टफ क्वेश्चन था मेरे ख्याल। तो आया समझ अच्छी तरीके से, अपार्ट फ्रॉम टावर ऑफ हनोई कह सकते हो आप, बिल्कुल। सब लोग बता दो यार एक बारी जितने बचे हुए हैं, मजा आया आज की क्लास में।
रिकर्शन में आ रहा है मजा या मुसीबत लग रही है? बेस केस पे ट्रू यार। मैं जब कल कोड के साथ करवा दूंगा एक बार ट्राई रन, तब थोड़ा हो सकता है बेटर समझ में आए। बट मेन बात ये है, हमने देखा कि कोई भी अगर आप और एग्जांपल लोगे, आप बेस केस में सीधा ट्रू हम इसलिए रिटर्न कर रहे हैं कि आपका इंडेक्स मैथस्टिक्स डॉट लेंथ, आप सारी मैथस्टिक्स को एक्सप्लोर कर ही तब पाओगे। देखो चलो बता देता हूँ, इसमें कोड के साथ ड्राई रन करवाने का जरूरत है ही नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, हम मैथस्टिक को प्लेस कब कर रहे हैं, प्लेस कब कर रहे हैं, जब प्लेस कर पाए, जब प्लेस करना वैलिड हो तब हम मैथस्टिक को प्लेस कर रहे हैं। बताओ इतना समझ में आता है? मैथस्टिक को प्लेस तब कर रहे हैं जब प्लेस करना वैलिड हो। तो अगर मैं इंडेक्स मैथस्टिक्स डॉट लेंथ पे पहुंच चुका हूं, मतलब मैंने सारी मैथस्टिक्स को प्लेस कर दिया, मतलब सारी मैथस्टिक्स को प्लेस करना वैलिड था। और अगर सारी मैथस्टिक्स प्लेस हो गई है, सबको प्लेस करना वैलिड था, सारी प्लेस हो गई है, तो स्क्वायर बन गया है ना, तो ट्रू ही रिटर्न करोगे। क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई हम प्लेस तभी कर रहे हैं जब हम वैलिडेट करवा देते हैं, और वैलिडेट करवा कर अगर प्लेस कर रहे हैं और इंडेक्स मैथस्टिक्स डॉट लेंथ पर पहुंचने का मतलब है सारी मैथस्टिक एक्सप्लोर कर ली, यानी सारी प्लेस कर दी। और प्लेस हम तभी कर रहे हैं जब प्लेस करना वैलिड है, यानी सबको प्लेस करना वैलिड है, सबको प्लेस करना वैलिड है, तो ट्रू ही तो रिटर्न करना है। भाई तो क्वेश्चन है हमारा कि अगर सबको प्लेस करना वैलिड है तो ट्रू रिटर्न कर दो, तो हमने कर दी। ओके, हाँ डिफिकल्ट है यार, नो डाउट डिफिकल्ट है, मैं खुद ही कह रहा हूँ डिफिकल्ट है। अभी तो और चीजें आएंगी, अभी तो और डिफिकल्ट होता चला जाएगा, धीरे धीरे तो चीजें और डिफिकल्ट होंगी। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, चाहे हम लेवल 2 भी कर लें, वो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। रिकर्शन ये लेवल 1 के क्वेश्चन है, मतलब पेप कोडिंग में नहीं है ये, ऑब्वियसली पेप कोडिंग लेवल 1 में ये सारे क्वेश्चन नहीं थे, मैथस्टिक्स टू स्क्वायर वगैरह। बट हाँ, अब आपका जो ये वाली कैटेगरी है, ये बता दूं, ये जो सबसेट्स वाली कैटेगरी है, इसका एक ही क्वेश्चन बचा है हमारा, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। आप कहोगे लेटर टाइप पॉसिबिलिटी भी बच गया है, नहीं बचा जी, ये हम नहीं करेंगे अभी। क्यों नहीं करेंगे, रीजन बता दो। तो रीजन ये है, इसमें हैश सेट का यूज होना है, जो अभी ऑब्वियसली हमने नहीं पढ़ रखा, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन लेटर टाइप पॉसिबिलिटी हम नहीं करेंगे। जिनको हैश सेट आता है वो ट्राई कर देना ये वाला क्वेश्चन, लेटर टाइप पॉसिबिलिटी। जिनको हैश सेट आता है, मैं सिंपल बता दूं, कुछ नहीं करना, रिकर्शन से सारी परम्यूटेशंस जनरेट करके यूनिक परम्यूटेशंस बतानी है बस आपको, नंबर ऑफ यूनिक परम्यूटेशंस काउंट करनी है, यही है बस क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। एक स्ट्रिंग की परम्यूटेशंस जनरेट करनी है एंड यूनिक परम्यूटेशन काउंट करनी है, तो वो यूनिक परम्यूटेशन का काउंट रखने के लिए हैश सेट यूज होता है। तो हमको हैश सेट अभी आता नहीं है, इसलिए वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा। ब्यूटीफुल अरेंजमेंट तो सिंपल है, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट में इतना कुछ नहीं है, तो ये कर कर लेंगे हम। यही क्वेश्चन बचा है बस हमारा, ये वाली कैटेगरी खत्म हो चुकी है। एंड जो अगली कैटेगरी है मेज पाथ वाली, उसके भी हम 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाले 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, तो अभी बस किसी को कुछ पूछना है या एंड करूं? अभी यार मैं अनऑफिशियल ग्रुप पे पूछूंगा, तो प्लीज उस पे मैक्सिमम लोग बता देना यार क्लास कैसी रही। आप लोग बिल्कुल जवाब नहीं देते हो, अर्चित भी पूछता है, आप लोग जवाब ही नहीं देते। अभी अभी तो नहीं हो पाएगी यार अपलोड, कल कल ही होगी, अभी नहीं हो पाएगी अपलोड। ट्राई कर लेता हूँ अगर अभी होती है तो, बट मोस्ट प्रोबेबली कल ही हो पाएगी यार, रात के टाइम नहीं हो पाती। ट्राई कर लूंगा, अगर हो जाती है तो बता दूंगा। ठीक है, देख लेता हूँ अगर अभी होती है तो, वरना कल ही बता दूंगा, अभी आपको 15-20 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, चलो जी बाय बाय, एंड कर रहा हूँ मैं। एंड प्लीज अनऑफिशियल वाले ग्रुप में लिख देना हैप्पी दशहरा एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।